Hello, students. Welcome to Bhavya Education. I am your teacher, I am your educator, Neeti. And from today's series, we are going to start Class 8 Science NCRT. And here we are starting with your first chapter, which is Crop Production and Management. तो ये चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? ये चैप्टर में हम देखेंगे कि क्रॉप होता क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस क्रॉप, क्रॉप को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्रॉप का हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, क्रॉप बनाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए कैसे टूल्स को, कुछ इम्प्लीमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनली कौन से टूल्स का यूज़ होता था और मॉडर्न इरा में हम कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इन दिस चैप्टर में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि क्रॉप का प्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है? व्हाई वी नीड टू प्रोड्यूस द क्रॉप, क्रॉप प्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है? तो एज यू नो दैट कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर द एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या है, फूड की नीड होती है। फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर दी ऑल ऑर्गेनिजम्स। हमारी एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी के लिए हमारे जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनको अलग अलग परफॉर्म करना है फंक्शंस। तो सबके लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो क्रॉप क्या है? क्रॉप इज द सोर्स ऑफ फूड। क्रॉप से हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज के लिए हमको क्रॉप का प्रोडक्शन करना जरूरी है। ओके, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे सस्टेन के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ग्रोथ एंड सस्टेन के लिए तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसके बाद फूड इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेरियस फंक्शंस। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस है, डिफरेंट सिस्टम है, सबको अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन से डिफरेंट सिस्टम हमारी बॉडी में जो काम करते हैं सबको क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप देखोगे कि ऑर्गेनिज्म को मेनली दो इसमें ग्रुप्स में हम क्लासिफाइड करते हैं। लाइक हम देखेंगे कि प्लांट, प्लांट को हम क्या बोलते हैं कि प्लांट इज ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किसी और प्लांट, किसी और ऑर्गेनिज्म या एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग, हम भी क्या होते हैं? हम किसी प्लांट पे या किसी एनिमल पे डिपेंडेंट है हमारी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। सो while some organisms dependent on the other organism for their food, all animals including man। जैसे कि हम अगर कुछ देखें, हम हमारे फूड सोर्स को मेनली इसमें दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं, प्लांट बेस्ड फूड एंड द एनिमल बेस्ड फूड। एनिमल बेस्ड फूड में आप देखोगे कि हम चीज खाते हैं, हम पनीर खाते हैं, हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको किससे मिलती है? एनिमल से मिलती है। प्लस आप देखोगे हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वो हमको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो बेसिक हमारे दो सोर्स है, एनिमल एंड द प्लांट। So we are dependent on some kind of plant and some kind of animal। तो हम क्या है? We are heterotrophs। हम क्या है? heterotrophs। ओके, उसके बाद द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। आप देखोगे कि इंडिया की पॉपुलेशन है क्या कर रही है? कंटिन्यूस ग्रोइंग कर रही है। इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे आप देखोगे कि लगभग आज अब हम देखेंगे तो इंडिया की जो आबादी वो कितनी है? 142 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना लार्ज स्केल में हम पॉपुलेशन है, तो इन सबको खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सबको खाने की नीड होती है, सबको एनर्जी की नीड होती है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम कैसे फूड देंगे? कैसे देंगे? तो हमें कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर फूड प्रोडक्शन, हम फूड का रेगुलरली प्रोडक्शन करते हैं। मतलब हम हमेशा कंटिन्यूसली फूड को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं? प्रॉपरली फूड का मैनेजमेंट करते हैं। एंड लास्टली हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉपरली फूड का। मतलब हम फूड को बनाते हैं, क्रॉप को बनाते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं और लास्टली उसको क्या करते हैं? हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि सब इंसान को क्या मिल पाए? फूड मिल पाए और एनर्जी मिल पाए। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि अभी हमने क्या देखा कि हमको क्रॉप क्यों बनाना है, वाई वी नीड टू प्रोड्यूस द क्रॉप। अब हम देखेंगे कि क्रॉप की डेफिनेशन, एक्चुअली में क्रॉप है क्या और हाउ टू प्रोड्यूस द क्रॉप। हम किस इंप्लीमेंट्स का, किस टूल्स का यूज करेंगे फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है, तो ये हम इस चीज में, इस स्टेप में देखेंगे।
Now, when the plants of the same kind are grown and the cultivated at the one place on a large scale, it is called as the crop. जब आप सेम काइंड ऑफ प्लांट को एक लार्ज स्केल में, एक वन फील्ड में, पर्टिकुलरली एक बड़ी सी फील्ड में ग्रो करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रॉप बोलते हो। मतलब एक सेम काइंड ऑफ प्लांट को सेम काइंड की फील्ड पे अगर आप लार्ज स्केल में ग्रो करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये क्या है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है? वीट है। पर्टिकुलरली ये क्या है? वीट है। ये क्या है? वीट के प्लांट है जिसको आपने एक फील्ड पे ग्रो करवाया है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे लार्ज अमाउंट में ग्रो करवाया है। तो दिस इज द फील्ड ऑफ, दिस इज द क्रॉप ऑफ वीट। ये क्या है? क्रॉप ऑफ वीट। हमने इसको क्रॉप ऑफ वीट क्यों बोला? क्योंकि क्रॉप ऑफ वीट मींस दैट ऑफ ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। ये क्या है? ये सारे के सारे प्लांट किसके हैं? वीट के हैं, इसलिए हमने इसको क्रॉप ऑफ वीट बोला। उसके बाद यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्रॉप्स कैसे हो सकते हैं? क्रॉप अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मतलब हम किस किस चीज़ों को कल्टीवेट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि क्रॉप डिफरेंट टाइप्स के होंगे। लाइक हम देखेंगे कि हम जो चीज़ों को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं या फिर यूटिलाइज करते हैं उसका हम क्रॉप बना सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि हम बनाते हैं सीरियल्स का क्रॉप, हम बनाते हैं पल्सेस का क्रॉप, हम बनाते हैं वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का क्रॉप। तो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि सीरियल फूड्स में हम किसको इंक्लूडेड करेंगे? राइस, ज्वार, मेज, व्हीट, बाजरा एंड रागी। ये क्या है? दिस आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द सीरियल फूड्स। उसके बाद आप देखोगे कि क्या होता है, हम वेजिटेबल का भी क्रॉप बनाते हैं। डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स को हम एज अ क्रॉप यूज करते हैं, एज अ क्रॉप यूज करेंगे। जैसे कि आप देखोगे कि क्लस्टर बीन्स है, गवार है, टोमेटोज है, उसके बाद आप देखो अरबी है, उसके बाद बीटर गोर्ड है, उसके बाद ब्रिंजल है। ये सारे जितने भी वेजिटेबल है हम सबका क्या करते हैं? क्रॉप बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम फ्रूट का क्रॉप बनाते हैं। फ्रूट का भी क्रॉप बनता है, पोमोग्रेनेट है। फिर उसके बाद देखो आप हमारा क्या है? गुआवा है, ऑरेंज है, मैंगोज है। तो ये सब के हम क्या करते हैं? क्रॉप बनाते हैं। उसके बाद यू कैन सी हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लावर्स। हम फ्लावर्स का भी क्रॉप बनाते हैं। उसके बाद ये तो हमने देखा कि क्रॉप होते कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली में हम ये क्रॉप को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। हर क्रॉप की अपनी पर्टिकुलर सीजनेबल सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सीजनेबल रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलेंगे कि हर क्रॉप एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी क्रॉप को कोई भी सीजन में ग्रो करवा दो तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, नहीं। हर सीजन की, हर क्रॉप की अपनी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस क्रॉप को डिवाइड करते हैं। और मेनली आप आगे देखोगे कि हम इस क्रॉप को दो ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। वन इज द खारिफ एंड द सेकेंड वन इज द राबी क्रॉप्स। हम आगे इस चीज को देखेंगे, ओके। उसके बाद कुछ होते हैं, कुछ क्रॉप्स कैसे होते हैं जो मॉनसून सीजन में ग्रो करते हैं, कुछ समर में ग्रो करते हैं, कुछ विंटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप ये देखो, ये क्या है? इंडिया का मैप है। तो आप क्या देखोगे? इंडिया इज दी वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया हमको पता है कि बहुत बड़ी कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है, ठीक है। जहाँ पे आप देखोगे कि 29 डिफरेंट स्टेट्स है। कितने? 29 डिफरेंट स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे आप क्या देखोगे कि the climatic conditions like temperature, humidity and the rainfall vary from one region to another region। हर एक रीजाइन में आप देखोगे कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, फिर हमारा हो गया टेम्परेचर, हमारा हो गया डिफरेंट जो भी हमारी ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, ये हर एक इन्वायरमेंट, हर एक स्टेट्स में, हर एक पोल पे अलग अलग होगी। जैसे कि आप ये कोस्टल रीजाइन में चले जाओ, कभी आप टॉप पे चले जाओ, ठीक है, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा क्या होता है कि हम इंडिया में वेराइटी ऑफ क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज अ रीच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अलग अलग पार्ट में, अलग अलग इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम वेराइटी ऑफ क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमालयाज में चले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम केसर का क्रॉप बनाते हैं, केसर की खेती करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये क्या है? हमारा गुजरात एंड राजस्थान, वहां पे आप देखोगे कि आप अनार, ये पोमोग्रेनेट होता है, उसका खेती करते हैं। महाराष्ट्र का ये रत्नागिरी आम बहुत फेमस है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में क्या होता है? मैंगो बहुत फेमस होता है। उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में क्या होता है? कॉफी बीन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यू कैन सी हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप्स वी कैन प्रोड्यूस इन द डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। उसके बाद अब देखो, डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी
टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इस डाइवर्सिटी के अलावा भी हम दो कैटेगरीज में प्लांट को या क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, वन इज द खारिफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज द राबी क्रॉप। इसको हम कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं? उनके सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट इज द खारिफ क्रॉप। द खारिफ क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन इन द इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको रेनी सीजन में हम ग्रो करवाते हैं। कब करवाते हैं? रेनी सीजन में ग्रो करवाते हैं, विच इज फ्रॉम द जून टू सितंबर। तो इसको आपको याद रखना होगा कि व्हाट इज द खारिफ क्रॉप, और वो जनरली कौन से सीजन में ग्रो होता है और किस मंथ में ग्रो होते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन in the India is generally from June to September are known as the kharif crop। और उसके एग्जाम्पल में आप देखोगे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल ऑफ द खारिफ क्रॉप। उसके बाद सेकंड वन इज दी राबी क्रॉप। राबी क्रॉप किसको बोलेंगे? जो क्रॉप्स को हम कब ग्रो करवाते हैं? विंटर के सीजन में ग्रो करवाते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? ठंड। जिसको हम विंटर के सीजन में ग्रो करवाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप्स बोलते हैं। द पीरियड टाइम इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो अक्टूबर के सीजन से लेके मार्च के सीजन तक जो क्रॉप्स को हम ग्रो करवाते हैं इट इज नोन एज दी राबी क्रॉप। इट इज नोन एज दी राबी क्रॉप। जिसके एग्जाम्पल में है व्हीट, जिसके एग्जाम्पल में हमारे ग्राम्स होते हैं, यानी कि ये चना हो गया, छोला हो गया, इसको हम किस में रखेंगे? राबी क्रॉप्स में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा पीस, ये मटर जो होते हैं ना, उसको भी हम राबी क्रॉप्स में रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब कि राई, राई जो होती है उसको भी राबी क्रॉप्स में रखते हैं। एंड देन लिनसीड्स, ठीक है। दिस आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द राबी क्रॉप्स, ओके। उसके बाद बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन एट मेनी प्लेसेस। कुछ प्लेसेस में, बहुत सारे प्लेसेस में हम देखेंगे कि हमारे जो ये पल्सीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसको हम समर के सीजन में ग्रो करवाते हैं। कब ग्रो करवाते हैं? समर के सीजन में। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंट टाइप के पल्सीज हैं, यानी डिफरेंट दाल यहाँ पे हैं। जैसे कि तुअर दाल है, चना दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है। इसको हम पर्टिकुलरली कब ग्रो करवाते हैं? इसको हम ग्रो करवाते हैं समर के सीजन में। उसके बाद आप देखोगे जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं, वाटरी फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन हो गया, टोमेटोज हो गया, इसको हम कब ग्रो करवाते हैं? समर के सीजन में ग्रो करवाते हैं, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि क्रॉप्स होता क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप्स के कौन से टाइप हैं, उनको हम सीजन के हिसाब से कौन से ग्रुप में क्लासिफाइड करेंगे, हम किस किस चीजों का क्रॉप बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हमने देखी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब हम किस चीजों का, किस इंप्लीमेंट्स का यूज करके हम क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे और डिफरेंट स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। कौन कौन सी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमको डिफरेंट स्टेप्स को देखना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है विच इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होता है। व्हाट इज द बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन? सो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व द सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो फार्मर क्या करते हैं? कुछ एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। अच्छी कल्टीवेशन हो, अच्छा क्रॉप का मैनेजमेंट हो, प्रॉपर क्रॉप का प्रोडक्शन हो, उसके लिए फार्मर क्या करते हैं? कुछ टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे, कुछ टाइम ड्यूरेशन में वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो स्टेप्स को या जो उसको एक्टिविटीज को फार्मर फॉलो करते हैं या जो टास्क को फार्मर फॉलो करते हैं, इट इज रिफर टू एज दी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें हम देखेंगे जनरली क्या होता है कि हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, इरिगेशन करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और ये स्टेप्स को अब देखो कि सबसे पहले क्या है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। क्या इस स्टेप्स को आपको वन बाय वन याद रखना होगा। और कैसे याद रखना होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, इसे पूरा टोटल याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जांपल ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इसमें हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट कौन सी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे फॉर द कल्टीवेशन। हम क्रॉप के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरा स्टेप क्या है? सोइंग। सोइंग यानी बीज को हम बोएंगे, बीज को हम रोपेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सोइंग। उसके बाद है थर्ड स्टेप, एडिंग द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर। हम सॉइल के अंदर मैन्योर को और फर्टिलाइजर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज द इरिगेशन। इरिगेशन करेंगे यानी वाटर हम उसको पानी को वाटर हम देंगे प्लांट को, ठीक है। क्रॉप्स को हम क्या देंगे? वाटर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स। अब वीड्स क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो
वीड्स इज दी अनवांटेड प्लांट, मतलब हमारे क्रॉप के अलावा अगर वो फील्ड में कोई अनवांटेड प्लांट जो अगर बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, मतलब हमारा क्रॉप बन गया है तो उसको वहां से हार्वेस्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हार्वेस्टिंग। एंड द लास्ट स्टेप इज दी स्टोरेज, उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपरली स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब ये स्टेप्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, तो उसको हम देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग द क्रॉप। क्रॉप बनाने से पहले, क्रॉप की प्रिपरेशन करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, मतलब कि सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। इसमें आप देखो, द टर्न इन द लूजन, द टर्न इन द लूजन इट, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को टर्न अप करते हैं, लूजन अप करते हैं। यानी कि सॉइल बनाने के लिए, सॉइल की प्रिपेयर करने के लिए, क्रॉप के लिए हम क्या करेंगे, मिट्टी को सबसे पहले क्या करेंगे, टर्न अप करेंगे, लूजन अप करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी को अगर आप ऐसे टर्न अप एंड लूजन अप नहीं करोगे, मतलब क्या होता है, कभी कभी ये जो हमारी सॉइल होती है ना, इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग लेयर्स होते हैं, हर लेयर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होता है, कोई लेयर में ज्यादा तो कोई लेयर में कम। अगर आप इसको टर्न अप या लूजन अप नहीं करोगे तो क्या होगा कि अगर आप इसको प्लांट को ग्रो करवाओगे, क्रॉप करोगे, क्रॉपिंग कब जब आप प्रोसेस करोगे, तब क्या होगा कि प्लांट का जो न्यूट्रिएंट, प्लांट का जो रूट है ना, वो न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई लेयर में अच्छा होगा, कोई लेयर में न्यूट्रिएंट कम होता है। तो अगर हम इसको लूजन अप करते हैं या फिर ये टर्न अप करते हैं, यानी कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को मिक्सअप कर रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट को क्या कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं, ताकि सारे न्यूट्रिएंट एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए और प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो क्या हो, अच्छे से हो, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिले। तो हम क्या करेंगे, सॉइल को सबसे पहले लूजन अप करेंगे और क्या करेंगे, उसको टर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्यों करते हैं, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट द डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करता है, अगर हम जब लूजन अप करते हैं, टर्न अप करते हैं, तो प्लांट क्या करता है, अपने जो रूट्स है उसको डीपली अंदर पेनिट्रेट करता है। तो ये क्या करता है, अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, सॉइल में अच्छे से अपने रूट्स को वो पेनिट्रेट करता है। उसके बाद द लूजन द सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये क्या करते हैं, हमारे जो, हम अगर सॉइल को लूजन अप कर रहे हैं, टर्न अप कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अर्थवर्म को ग्रोथ करवाने में, ग्रो करवाने में ये क्या करेगी, फर्दर हेल्प करते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये अर्थवर्म होते हैं ना, ये हमको फर्दर हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये अभी एक बार मिट्टी में आ जाते हैं, उसके ग्रो करने लगते हैं, उसके बाद ये फर्दर मिट्टी को लूजन अप एंड टर्न अप करते हैं। तो ये एक तरह से क्या हुए, दे आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर, दे आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर। तो ये क्या हुआ, दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एडेड ह्यूमस टू इट। व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक्स, ये जो हमारा डीके मटेरियल होता है, प्लांट का जो पार्ट्स पड़े होते हैं या फिर एनिमल का कुछ कुछ डेड मटेरियल पड़ा होता है सॉइल में, तो ये क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसको सिंपल एंड यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि प्लांट क्या करता करता है, फिर से सॉइल में जो ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट उसको फिर से एब्जॉर्ब करता है, उससे न्यूट्रिएंट लेता है। तो ठीक है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर since they further turn and loosen up the soil and added humus to it। humus का मतलब क्या करेगा, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेगा सॉइल के अंदर। the loosened soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। जो लूज हो जाती है ना सॉइल, तो क्या करते हैं, प्लांट को इजीली ब्रीथ करने में हेल्प करता है, प्लांट क्या करता है, ब्रीथ करता है इजीली। उसके बाद डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डीकम्पोज्ड बाय द सॉइल माइक्रो सॉइल ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बताया कि जो प्लांट का ये डेड पार्ट पड़ा है, एनिमल का जो डेड पार्ट पड़ा है, इसको डीकम्पोज करने का काम कौन कर रहा है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए वो हमारे लिए या फार्मर के लिए क्या है, हेल्पफुल है, क्योंकि वो क्या करेंगे, इसको डीकम्पोज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, उसके बाद आप देखो उससे क्या होगा, दिस इज वे द वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो जो भी डेड पार्टिकल्स में या डेड जो प्लांट का या एनिमल का मटेरियल था, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट थे वो क्या होंगे, फिर से प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर चले जाएंगे, रिलीज होंगे। इससे क्या करेगा, प्लांट उसको फिर से यूज करेगा। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये न्यूट्रिएंट क्या होंगे, प्लांट फिर से एब्जॉर्ब करेगा।
The turning and the loosening of the soil is very important for the cultivation of the crop. इसलिए crop की cultivation के लिए इसको loosen up करना, turn up करना is the very important procedure. It is the very important procedure. And this turning and loosening is known as the tilling or plugging. The process of the loosening and the turning of the soil is called the tilling or the plugging. ये जो हम turn कर रहे हैं, lose कर रहे हैं, इस process को हम क्या बोलेंगे? Tilling बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? Plugging. क्या बोलेंगे? Tilling या फिर plugging. Okay. And the process of the loosening and turning the soil is called the tilling or plugging. This is done by using the plow that are made of wood or the iron. आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम जो टीलिंग कर रहे हैं ना, टीलिंग एंड प्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब लूजन अप कर रहे हैं, टर्न अप कर रहे हैं सॉइल को, ये हम किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस प्लो. इसको क्या बोलते हैं? हम प्लो बोलते हैं. ये एक वुडन का बना होता है, वुड का बना होता है या फिर आयरन का बना हो सकता है. आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में. ओके. उसके बाद द सॉइल इज वेरी ड्राई, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग. कभी कभी होता है ना कि सॉइल बहुत ड्राई होती है, बहुत ऐसी सूखी सी होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है? हमको टिलिंग या प्लगिंग करने से पहले सॉइल को वाटरिंग करना पड़ता है, यानी वाटर देना पड़ता है, उसको थोड़ी सी वेट बनाना पड़ता है. इससे क्या होता है कि जो क्रॉप का जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अच्छे से होता है. वो मिट्टी कैसी होती है? एक अच्छी मिट्टी होती है जिसमें न्यूट्रिएंट भी अच्छे से होंगे. ठीक है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? वाटरिंग करना पड़ेगा बिफोर प्लगिंग. उसके बाद the plowed field may have the big pieces of soil called the crumbs. कभी कभी आप देखते हो कि मिट्टी जो होती है ना उसमें से ड्राई से क्रम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ढेले बोलते हैं, जिसको मिट्टी के ढेले बोलते हैं, जैसे गांठ बंदी सी मिट्टी में पड़ी होती है, तो उसको भी हमको ब्रेक करना होता है. ठीक है, आप ये देख सकते हो ऐसे ये मिट्टी है, ये प्रॉपर ऐसे पूरी एक लेवल में नहीं है. ठीक है, यहाँ पे क्या ये क्रम्स प्रेजेंट है, तो क्रम्प को हमको ब्रेक करना पड़ेगा बिफोर टिलिंग. टिलिंग से पहले हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. ठीक है, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दी क्रम. ये क्रम को हमको ब्रेक करना होता है. अब ये हमने कर लिया. ठीक है, अब हमने क्या किया? सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया. सॉइल को प्रिपेयर किया मतलब क्या किया? हमने टिलिंग किया एंड प्लॉगिंग किया, मतलब उसको टर्न अप किया एंड लूजन अप किया. ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारा प्लांट डीपली पेनिट्रेट कर पा रहा है. ठीक है, इजीली ब्रीथ कर पा रहा है. ये काम हमने किया एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लो एंड प्लो की हेल्प से हमने ये किया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने मिट्टी को टर्न अप एंड लूजनम तो किया, उसके बाद हम क्या करेंगे? मिट्टी को एक लेवल में लाएंगे. क्या करेंगे? पूरी एक लेवल में लाएंगे. उसको क्या बोलेंगे हम? लेवलिंग. क्या बोलेंगे हम? लेवलिंग. तो द फील्ड इज लेवल्ड फॉर द सोइंग एज वेल एज फॉर द इरिगेशन पर्पस. हमको अब जो सोइंग करना है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप सोइंग करेंगे, यानी बीज को बोएंगे. तो बीज को बोने के लिए, सोइंग करने के लिए या फिर इरिगेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस पूरी मिट्टी को लेवल में डालना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा. एंड दिस लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. ये लेवलर है, ये लेवलर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? ये पूरी सॉइल को एक लेवल में ला रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पूरी एक सॉइल को हम लेवल में लेके आ रहे हैं. Sometimes manure is added to the soil before tilling, as this is helps in the proper mixing of manure with the soil. कभी कभी हम क्या करते हैं? मैन्योर जो होता है ना, मैन्योर क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैन्योर इज दी ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. उसको हम कभी कभी जो टीलिंग की प्रोसेस हो रही है ना, मतलब कि ये मिट्टी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, हम टीलिंग कर रहे हैं, प्लॉगिंग कर रहे हैं, उससे पहले हम मैन्योर को ऐड कर देते हैं. मैन्योर को ऐड करने का रीजन ये होता है कि अगर हम मैन्योर को टीलिंग के प्रोसीजर से पहले ऐड कर दें तो जब हम सॉइल को मिक्सन अप करेंगे, जब हम टीलिंग करेंगे, तो ये मैन्योर जो है वो पूरा इवनली मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर द टिलिंग एज दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद द सॉइल. मैन्योर क्या होगा? ये हमारी सॉइल के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा. ओके, तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होती है जिसको हमको फॉलो करना होता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए. जैसे हमने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल है, सोइंग ऑफ द सीड्स है, उसके बाद क्या हो गया? हमारा एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर है, उसके बाद इरिगेशन हो गया, फिर हम प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड हो गया. तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं उसमें हमने सबसे पहले क्या स्टेप देखा? हमने सबसे पहले देखा कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. तो अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? सोइंग ऑफ सीड्स. ये क्या है हमारा दूसरा पॉइंट? सोइंग ऑफ सीड्स. तो अभी हमने क्या देखा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा. अब हम देखेंगे सोइंग ऑफ सीड. तब कि अब हम बीज को कैसे बोते हैं, बीज को कैसे हम प्रॉपरली बोएंगे, सोइंग करेंगे ताकि हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से हो. बिफोर सोइंग सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल clumps to get the better yield.
मतलब अगर हम इसको बिफोर सोइंग सोइंग कर रहे हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, जो सॉइल में जो क्रम्स है उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे हमने देखा था कि सॉइल में कुछ कुछ क्रम्स होते हैं, उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, बिफोर द सोइंग इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दी सॉइल कम्स टू गेट दी सॉइल क्लम्स टू गेट दी बेटर रीड। अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सॉइल को लेवलिंग किया, सॉइल का प्रिपरेशन किया, अभी क्रम्स को भी ब्रेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरियस टूल को यूज करेंगे, वेरियस टूल यूज्ड। जैसे कि प्लो, ये क्या है, प्लो है। बाद ये क्या है, ये है हमारा हो, ये क्या है, हो। के बाद ये है कल्टीवेटर, ये क्या है, कल्टीवेटर। तो आप इसमें देखोगे कि कुछ दो टूल्स है, कुछ टूल्स ऐसे हैं कि जो हम ट्रेडिशनली यूज करते थे, मतलब अर्ली एरा में यूज करते थे, पहले यूज करते। लेकिन कुछ टूल्स तो ऐसे हैं वो हमने क्या किया अभी मॉडर्न इरा में, मतलब आज के जमाने में हम उसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि कुछ जो पहले के जो ट्रेडिशनली जो यूज होते थे टूल्स, वो कैसे थे, वो बहुत टाइम टेकिंग थे। प्लस क्या था, इतना अच्छा उससे हमको क्रॉप प्रोडक्शन नहीं था, प्लस क्या था, टाइम टेकिंग था और उसमें लेबर भी ज्यादा लगता था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम को भी सेव कर रहे हैं प्लस लेबर को भी सेव कर रहे हैं। तो हमने कुछ मॉडर्न इरा में से टाइम को सेव करने वाले, लेबर सेविंग करने वाले कुछ टूल्स का प्रोडक्शन किया। ये पहले क्या था, ये फर्स्ट ट्रेडिशनल इरा में ये यूज होता है। अब हम इसको वन बाय वन देखें। सबसे के पहले क्या है, ये है प्लो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पिक्चर ऑफ द प्लो। अब आप देखोगे इज यूज्ड फॉर द टीलिंग ऑफ सॉइल। ये हम क्या करते हैं, जो टीलिंग ऑफ सॉइल में इसको मेनली यूज करते हैं। टीलिंग ऑफ सॉइल मतलब हमने जो देखा था कि टीलिंग करना है, लूजनिंग करना है, सॉइल को क्या करना है, उसके बाद लूजन करके उसको मिक्सअप करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये टूल का यूज करते हैं। उसके बाद एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को हम ऐड करने में भी इस टूल का यूज करते हैं। रिमूविंग ऑफ द वीड्स, वीड्स क्या है, जो हमने देखा अनवांटेड, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं को रिमूव करने के लिए भी हम इस टूल का यूज करते हैं। अब इसके हम डिफरेंट पार्ट्स को देखो। सबसे पहले क्या है, इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रोवन बाय द पेयर ऑफ बुल। ये किससे बना हुआ है, एक वुड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। एंड इट इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स। ये दो बुल्स, इसको दो बुल्स के साथ में हम इसको यूजुअली यूज करते हैं। अब देखो इसका इसके डिफरेंट पार्ट्स देखो। ये क्या है, प्लो शाफ्ट। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, प्लो शाफ्ट। ये क्या है, प्लो शाफ्ट। के बाद ये क्या है, ये है प्लोशेर, जो यहाँ अंदर एक जाता है, एक्चुअली सॉइल के अंदर जाएगा, एक्चुअली में उसका टीलिंग का काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लोशेर। तो ये क्या है, ट्राइंगुलर आयरन का स्ट्रिप होता है। क्या होता है, ट्राइंगुलर आयरन का स्ट्रिप होता है ये प्लोशेर। वो एक्चुअली में सॉइल को टीलिंग करने का काम करता है। लॉन्ग वुड ऑफ, ये क्या है, हमारा जो शाफ्ट है ये क्या है, वुड का बना हुआ है, लॉन्ग वुड का बना हुआ है। प्लोशेर क्या करता है, ट्राइंगुलर आयरन का स्ट्रिप होता है जो एक्चुअली में टीलिंग का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, ये क्या है, एक बीम है। ये क्या है, बीम है। ये बीम क्या करता है, ये दोनों बुल को कनेक्ट करता है। बीम क्या करता है, दोनों बुल को कनेक्ट करता है। प्लस एक साइड से आप इसको देखोगे कि ये क्या है, फ्लो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, फ्लो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। ये क्या है, एक बीम है जो ये दोनों बुल को कनेक्ट करेगा, प्लस ये फ्लो शाफ्ट से कनेक्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा हो। अब हम देखेंगे ये हो कैसे यूज होता है, या फिर हम हो में कौन से पार्ट से डिफरेंट उसको देखते हैं। देखो ये क्या है, हो है। ये क्या है, इट इज द सिंपल टूल यूज्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ द वीड। तो इसको भी हम वीड को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। प्लस हम देखोगे कि लूजनिंग ऑफ द सॉइल, मतलब लूजनिंग ऑफ द सॉइल अगेन टीलिंग, टीलिंग या प्लॉगिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। अब इसमें आप देखो डिफरेंट पार्ट्स क्या है इसके। ये क्या है, बीम है। ये क्या है, बीम है। लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, ये या फिर वुड से बना होता है या फिर आयरन से बना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये है एक ब्लेड है। ये क्या है, एक ब्लेड। तो यहाँ पे एक्चुअली में टीलिंग का काम, प्लॉगिंग का काम कौन करता है, प्लॉगिंग और टीलिंग का काम कौन करता है, ये ब्लेड करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड द बेंट प्लेट ऑफ आयरन वर्क्स लाइक अ ब्लेड। ये ब्लेड का काम करेगा। ये क्या करेगा, एक ब्लेड का काम करेगा और टीलिंग का काम करेगा। ठीक है, इसमें अब अभी थर्ड, ये तो आप देखोगे कि ये दो जो टूल्स है ये हम ट्रेडिशनली यूज करते थे, पहले के जमाने में यूज करते थे। बट ये टूल्स में आप देखोगे क्या होता था, लेबर प्लस टाइम दोनों बहुत लगता था। लेबर के लिए भी ये अच्छे नहीं थे, प्लस टाइम सेविंग, टाइम भी ये ज्यादा लगता था। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस किया। इन दोनों को हमने इस इरा में, मॉडर्न इरा में नाउअडेज हम क्या करते हैं, अब इस कल्टीवेटर का यूज करते हैं, कल्टीवेटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ट्रैक्टर से हम ये सारा काम जो क्या करते हैं, इस ट्रैक्टर से करते हैं। तो ये क्या होता है कि इससे टाइम टेकिंग भी, टाइम को भी सेविंग करता है, प्लस ये
लेबर को भी सेव करता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने हो देखा और कल्टी वो देखा हमारा प्लॉग देखा। अब नाउअडेज प्लॉगिंग इज डन विद द यूजिंग ऑफ ट्रैक्टर ड्रिवाइन कल्टीवेटर। अभी ये क्या हो गया है, टाइम सेविंग हो गया हमारा, प्लस लेबर भी बच रहा है, तो हम ये कल्टीवेटर का यूज कर रहे हैं, जो किससे होता है, ट्रैक्टर के यूज से हम इसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेव द टाइम्स एंड लेबर, सेव द टाइम एंड लेबर। तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा, ठीक है। हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को हमको फॉलो करना होता है। उसमें कौन कौन सी स्टेप्स थी, उसमें स्टेप्स थी प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, उसके बाद था हमारा एडिंग द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, उसके बाद क्या था हमारा, इरिगेशन था। ऐसे डिफरेंट 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 स्टेप्स थे जिसको आपको वन बाय वन याद रखना होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप देखी। फर्स्ट स्टेप कौन सी थी, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल में हमने क्या किया, टिलिंग किया और क्या किया, प्लॉगिंग किया, डिफरेंट टूल को यूज करके किया। उसके बाद हमने क्या किया, सॉइल प्रिपेयर हो गई, उसके बाद उसको एक लेवल में लाए, लेवलिंग किया, ताकि क्या हो, सोइंग के लिए, इरिगेशन के लिए वो अच्छी हो, एक सॉइल हो जो लेवल में हो, तो सोइंग और इरिगेशन क्या हो, प्रॉपर वे में हो। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स देखे जो ट्रेडिशनली यूज हो रहे थे और मॉडर्नली यूज हो रहे थे। कौन से थे, प्लो था, हो था एंड कल्टीवेटर था। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप विच इज दी सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड यानी कि ये जो हम बीज को बोते हैं सॉइल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड में आप देखोगे क्या होता है, सोइंग ऑफ द सीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन के, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन हमको करना है तो सोइंग क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी को हम आगे तैयार करके उसमें बीज बोएंगे और अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, क्रॉप मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारा बीज है, हमारा जो सीड है, वो कैसा हो, एकदम गुड क्वालिटी का हो, कैसा हो, एकदम गुड क्वालिटी का हो, ताकि अल्टीमेटली जब हमको क्रॉप मिलेगा तो कैसा होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा। कैसा होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो हम क्या करेंगे कि सोइंग ऑफ द सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें फार्मर क्या देखता है कि हाई इल्ड का प्रोडक्शन, जिसमें एकदम अच्छा क्रॉप हो, वैसे टाइप के सीड को वो ढूंढता है, अच्छे टाइप के सीड को ढूंढता है। ऐसे सीड को क्या करता है, सो करता है। ऐसे सीड को क्या करता है, सो करता है। सोइंग की प्रोसेस में सबसे अच्छा पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सीड की क्वालिटी, अच्छे सीड को चूज करना, अच्छे सीड को चूज करना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, आप देखो कि फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव्स दी हाई इल्ड। ऐसे सीड को प्रोड्यूस करेगा, ऐसे सीड यूज करेगा क्यों, क्या करेगा, हाई इल्ड का प्रोडक्शन करेगा। इसके लिए एक प्रोसेस भी होता है। इसके लिए क्या करोगे आप, एक बीकर लोगे, उसमें पानी डालोगे, ठीक है, उसमें क्या करोगे, वाटर डालोगे। अब आप कुछ सीड्स के अंदर डाल दोगे, ठीक है, कुछ सीड्स को डाल दोगे। अब आप इसमें क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा सीड अच्छा है, कौन सा सीड खराब है। तो क्या करोगे, आपने पानी लिया, उसके अंदर सीड्स डाले, जो सीड्स अच्छी क्वालिटी के होंगे, बेस्ट क्वालिटी के होंगे, वो क्या करेंगे, पानी के अंदर नीचे की साइड रहेंगे, ऊपर तरेंगे नहीं, ठीक है। ऊपर वो लोग स्विम नहीं करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अच्छे होंगे वो क्या होंगे, नीचे बैठेंगे, क्योंकि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, हाई क्वालिटी के हैं, बेस्ट है, तो क्या होंगे, नीचे होंगे। जो सीड डैमेज हो गए होंगे या फिर खराब क्वालिटी के होंगे, या ऐसे वो कभी कभी होता है ना, होलो बन जाते, खराब हो जाते, तो वो क्या होंगे, वेट में कम हो जाएंगे। वेट में कम होगा तो क्या होगा, पानी के ऊपर की साइड आ जाएंगे, क्या होगा, बीकर में ऊपर की साइड आ जाएंगे। तो हम ऐसे सीड्स को चूज करेंगे जो पानी के नीचे की साइड बैठे होंगे, मतलब वो गुड क्वालिटी के होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, समझे। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे वो क्या होगा, ऊपर आ जाएंगे पानी के, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक होती है देखने के लिए, फार्मर्स चेक करते कि कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है, कौन सा खराब क्वालिटी का है। और हमेशा वो क्या चाहेगा कि बेस्ट क्वालिटी के सीड को, हाई क्वालिटी, हाई जो इल्ड दे, हमें अच्छा प्रोडक्शन दे, ऐसे सीड्स को वो यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सीड तो हमने चूज कर लिया, पर उसके बाद हम क्या ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम ध्यान रखेंगे जब हम सीड वो करते हैं, जब हम सीड्स को सो करते हैं, तो हमको सबसे पहले इसका ध्यान ये रखना होता है कि जो हम सो कर रहे हैं, उन सीड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन हो। जो सीड्स है उसके डिस्टेंस जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, मतलब इन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। मतलब जब हम ये सीड्स को सो करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सीड्स है इनका अपने आप से क्या हो, डिस्टेंस प्रॉपरली मेंटेन हो, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, ताकि क्या हो, ओवर क्राउडिंग ना हो। तो जब ये सीड ग्रो करेंगे, जब हमको प्लांट मिलेगा, क्रॉप मिलेगा, तब हम देखेंगे कि अगर ये सीड्स एकदम पास पास में लगे होंगे, ओवर क्राउडिंग होगा, तो क्या होगा, हमारा जो क्रॉप है वो क्या होगा, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। क्या होगा, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि आप देखोगे कि अगर हम इस क्रॉप को, अगर हम इस सीड को एक प्रॉपर डिस्टेंस में रखेंगे, तो हर सीड को एक न्यूट्रिएंट, हर सीड को वाटर, हर सीड को सनलाइट प्रॉपर मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, एकदम पास पास में कर देंगे या फिर ओवर क्राउडिंग कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपीट करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपीट करेंगे। मतलब हर एक सीड को प्रॉपर
प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा क्रॉप क्या होगा, खराब होगा, अल्टीमेटली हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब को एक प्रॉपर डिस्टेंस में मेंटेन करेंगे ताकि सब सीड्स को अपना अपना प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर वाटर सारा कुछ मिल पाए और अल्टीमेटली हमारा क्रॉप कैसा हो, बेस्ट क्वालिटी का हो। कैसा हो, बेस्ट क्वालिटी का हो। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, This allows the plant to get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil। वही जैसे मैंने बोला कि अगर हम सीड को अच्छे अच्छे प्रॉपर डिस्टेंस पे सही से रखेंगे तो हर प्लांट को, हर सीड को क्या मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर सनलाइट एंड प्रॉपर वाटर मिलेगा। उससे क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। समटाइम्स few plants have to be removed to प्रिवेंट दी ओवर क्राउडिंग। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट ग्रो कर जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस प्लांट को हटा देते हैं। क्या करते हैं, उस प्लांट को वहां से हटा देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम सीड को जो सो कर रहे हैं, सीड को हम सो करते हैं तो हम कौन से टूल्स का यूज करते हैं। जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखा कि हम ट्रेडिशनली कौन से टूल का यूज करते थे, हम मॉडर्न इरा में कौन से टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही हम सीड को, सोइंग ऑफ सीड में क्या करते हैं, ट्रेडिशनली कौन से टूल्स का यूज करते हैं और मॉडर्न इरा में, आज के जमाने में हम कौन से टूल का यूज करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, सोइंग ऑफ सीड में हम देखें कि ये क्या है, हमारा फनल शेप का एक टूल है। क्या है, फनल शेप का टूल है। इसमें आप क्या देखोगे, ये फनल शेप का बना हुआ है। ठीक है, ये फनल शेप बनी हुई है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली सीड को यहाँ पे ऐड करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे सीड को पोर करेंगे। जैसे ही हम इसको पोर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे से ये सीड्स निकलेंगे। क्या होगा, नीचे से सीड जाएंगे और जाके सॉइल में इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फनल शेप का है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमने सॉइल को ऐड किया, उसके बाद ये नीचे से निकल के क्या जाएंगे, सॉइल में जाएंगे। तो ये क्या था, ये ट्रेडिशनली यूज होता था, मतलब पहले के जमाने में ये यूज होता था, फनल शेप का टूल। ठीक है, इसमें क्या है, देखो, सीड्स आर फिल्ड इन दी फनल, फिल्ड इनटू दी फनल। ये फनल के अंदर हमने सीड को ऐड किया। अब उसके बाद क्या हुआ, पास थ्रू दी 2-3 पाइप्स हैविंग द शार्प्स एंड। जिसके यहाँ पे शार्प्स एंड्स होंगे, यहाँ पे एक पाइप प्रेजेंट होंगे जिसपे शार्प एंड होंगे। वहां से क्या होंगे, सीड जाएंगे सॉइल के अंदर, सीड का जाएंगे सॉइल के अंदर, उससे पास होके सीड जाएंगे सॉइल के अंदर। एंड्स प्रिसाइज इनटू पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स इनटू द सॉइल। ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ये फनल शेप का है। इसके बाद ये पाइप से, इसके एंड कैसे है, एंड्स कैसे हैं, शार्प है। और ये क्या करते हैं, पियर्स करते हैं, मतलब सीड्स ये सॉइल के अंदर जाएंगे, सॉइल के अंदर घुसेंगे और ये क्या करेंगे, सीड्स को सॉइल के अंदर डालेंगे। सीड्स को क्या करेंगे, सॉइल के अंदर डालेंगे, समझे। उसके बाद हम देखें कि सीड ड्रिल, ये क्या है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का यूज हम आज के जमाने में, मॉडर्न इरा में करते हैं। ये क्या है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है आज के लिए, आज के लिए क्या है, ये बेस्ट है। तो इसमें कैसा होता है, नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर द सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे वहां पे कल्टीवेटर का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं, सीड ड्रिल का यूज करते हैं। तो क्या होगा, जैसे ये ट्रैक्टर चलेगा, यहाँ पे रन करेगा, यहाँ पे क्या है, ये सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल में हम क्या करेंगे कि these tools sow the seed uniformly at the proper distance and depth। यहाँ पे हम सीड ड्रिल के हेल्प से उसको सोइंग करेंगे। मतलब ये अलग अलग, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे सीड्स है वो यहाँ पे से, मतलब इसकी हेल्प से हम इसको सो करेंगे और इसमें क्या होगा कि ये यूनिफॉर्मली एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, ये अलग अलग, ये जो है ये अलग अलग सीड्स को अलग अलग डिस्टेंस पे मतलब मेंटेन करके रखेंगे और उसका सोइंग करेंगे। और ये क्या करेगा कि दिस टूल सोस द सीड यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये एक प्रॉपर डेप्थ में डालता है सीड्स को, प्लस क्या करता है, यूनिफॉर्मिलिटी को मेंटेन करता है। यूनिफॉर्मली जो होता है, यूनिफॉर्मली सीड्स को ऐड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर डिस्टेंस पे रखेगा और इवनली सीड्स को रखेगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज और करता है ये कि ये क्या करता है, इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। मतलब ये क्या करता है, एक तो इसने सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे रखा, अच्छे से सो किया, उसके बाद ये एक चीज का और ध्यान रखता है कि क्या करता है कि सीड को ये सॉइल से कवर कर देता है। मतलब हमने सीड डाला, उसके बाद क्या करेगा, उसके ऊपर उसको सॉइल से अच्छे से कवर कर देगा। अच्छे से कवर करेगा मतलब क्या होगा कि हमारे जो सीड्स है वो किसी भी बर्ड या किसी से डैमेज नहीं होंगे, हार्म नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, इसलिए बर्ड्स उसको इजीली देख नहीं पाएगा। तो होता क्या था पहले, जब सीड को ऐसे फनल वाले उससे जब ट्रेडिशनली
करके करते थे, तब क्या होता था कि सीड ऊपर रह जाता था। सीड ऊपर रह जाता था तो क्या होता था कि सीड को बर्ड्स बर्ड्स क्या करते थे, उसको ले जाते थे या फिर हार्म कर देते थे। तो हमारा क्रॉप क्या था, प्रॉपरली बनता नहीं था, ग्रो नहीं हो पाता, या फिर कभी कभी सीड्स भी प्रेजेंट नहीं होते थे। लेकिन अब ये क्या करता है कि प्रॉपरली डिस्टेंस पे तो रखता है, प्लस ये क्या करता है, सॉइल से उसको कवर कर देता है, ताकि ये इंश्योर करता है कि बर्ड से वो डैमेज ना हो पाए, हार्म ना हो पाए, या फिर हमारा क्रॉप जो है वो प्रॉपरली अपने प्लेस पे रहे। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द डैमेज कोज्ड बाय द बर्ड। ये प्रिवेंट करता है कि जो डैमेज हो रहा था बर्ड से, उसको ये बचाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें, उसके बाद क्या है, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स द टाइम एंड लेबर। अगेन वही बात कि ये क्या करता है, हमारे टाइम को बचाता है, प्लस क्या करता है, लेबर को बचाता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखी दो स्टेप्स देखी। कौन सी देखी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड दूसरा देखा सोइंग ऑफ सीड। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग ऑफ सीड। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप विच इज द एडिंग द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये स्टेप्स आपको सारी की सारी वन बाय वन याद रखना है कि फर्स्ट कौन थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी, फोर्थ कौन सी थी। क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम क्या करते हैं, इन्हीं स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करते हैं, इन्हीं स्टेप को हम क्या करते हैं, वन बाय वन फॉलो करते हैं। तो दो अभी हमने अभी तक देखी, अब हम तीसरी देखेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मतलब हम मैन्योर को कैसे ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर को कैसे ऐड करते हैं फॉर अवर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्टिलाइजर और मैन्योर होता क्या है। फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या है, द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure and the fertilizer। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के जिसको हम सॉइल में ऐड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, तो उससे क्या होता है, हमारा प्लांट हेल्दी ग्रो करता है, हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन कैसा होता है, अच्छा होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called the manure and fertilizer। इसको हम क्या बनेंगे, manure and fertilizer। ओके, अब देखो, सॉइल सप्लाइज द मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। हम इसको न्यूट्रिएंट के फॉर्म में फर्टिलाइजर और मेन्योर को सॉइल में क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि सॉइल क्या करता है, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट को क्या करता है, सप्लाई करता है क्रॉप को। तो अगर हम इसमें मिनरल और न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे क्रॉप को क्या मिलेगा, मिनरल मिलेंगे, न्यूट्रिएंट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट क्या है, एसेंशियल है। ये क्या है, एसेंशियल है, मतलब इसके बिना प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पोरस इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप क्या करते हो, कंटिन्यूअसली एक सॉइल पे क्रॉप करते हो, मतलब क्रॉपिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अगर एक प्लांट को ग्रो कर रहे हो, जैसे कि ये सॉइल था, ठीक है, ये सॉइल पे आपने क्या किया, एक प्लांट को ग्रो किया, क्रॉप किया, उसके बाद आपने फर्टिलाइजर ऐड किया, सारा कुछ किया, हार्वेस्टिंग कर दिया। ठीक है, अब ये सॉइल फिर से हार्वेस्ट हो गई, खत्म हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, फिर से इसी सॉइल पे आपने क्या किया, आपने क्रॉप किया, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन किया। तो बार बार आप इसी सॉइल पे अगर क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे एक टाइम पे ऐसा आएगा कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट की कमी। उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, ताकि जब हम अगेन इस सॉइल पे वो करते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन, तो क्या हो, न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। और अगेन जब हम इस पे सॉइल का प्रोडक्शन क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या हो कि न्यूट्रिएंट प्रॉपरली मिले और हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, जैसे फर्स्ट टाइम कर रहा था, जैसे सेकंड टाइम कर रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करते हैं, ताकि उसकी न्यूट्रिएंट की जो कमी हो वो फिर से उसमें आ जाए। उसके बाद therefore farmers have to add the manure to the field। वही रीजन है कि फार्मर इसी वजह से क्या करता है, मैन्योर को ऐड करता है सॉइल में। उसके बाद this replenishes the soil with the nutrients। मतलब यही कि सॉइल को फिर से, न्यूट्रिएंट्स को फिर से क्या कर रहा है, ये सॉइल में ऐड कर रहा है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फरस, फास्फोरस, मैंगनीज एंड पोटेशियम। डिफरेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स है, सारे न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करेगा, फिर से सॉइल के अंदर ऐड कर देगा। ओके, उसके बाद एंड दिस प्रोसेस द एडिंग ऑफ मैन्योर टू द सॉइल इज नोन एज मैन्योरिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, मैन्योरिंग। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग द मैन्योर टू द सॉइल इज नोन एज द मैन्योरिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, मैन्योरिंग। अब देखो,
इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट। आप देखोगे कि प्लांट क्या है, अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है, अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी जो सॉइल थी वहां पे क्या था, न्यूट्रिएंट की कमी थी। क्या था, न्यूट्रिएंट की कमी थी। तो इम्प्रॉपर इन इनसफिशिएंट मैन्योरिंग, मैन्योर ऐड नहीं करा, न्यूट्रिएंट मिला नहीं, तो प्लांट क्या हुआ, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया। सो इम्प्रॉपर इन इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट। आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, वीक है ये प्लांट, ठीक है। उसके बाद मैन्योर, मैन्योर क्या है एक्चुअली में, तो मैन्योर is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मतलब क्या होता है कि जब प्लांट होता है या फिर कोई एनिमल होता है, उसका कोई डीके पार्ट पड़ा होता है, या फिर डेड बॉडी, एनिमल डेड बॉडी, प्लांट का डेड पार्ट पड़ा है, तो वो क्या होगा कि जब सॉइल में जाएगा तो क्या होगा उसका डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन होगा मतलब क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ये क्या होगा, जो भी प्लांट मटेरियल पड़ा है, डीके पार्ट्स पड़े हैं, ये क्या होगा, ये डीकम्पोज होंगे। क्या होंगे, डीकम्पोज होंगे। इससे क्या होगा कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा। क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा। मतलब ये क्या होंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होंगे, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डीकम्पोज कर देंगे सारे इसको, प्लांट के जो पार्ट्स थे या फिर डीके मटेरियल था, एनिमल का जो वेस्ट था, सबको ये क्या कर देंगे, डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखो, ये कुछ प्लांट्स के पार्ट्स है जो हमारे ये डेली में हम जो पील ऑफ करते हैं, ये करते हैं, उसके जो छिलके विलके होते हैं, ये जो है वो है, ये कुछ एनिमल का क्या है, वेस्ट पड़ा है। तो ये क्या हुआ, सोइल में जब जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नथिंग बट द मैन्योर। और ये मैन्योर क्या करेंगे, हम फिर से सॉइल में ऐड करेंगे, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट ऐड करेगा, न्यूट्रिएंट सॉइल में ऐड करेगा, ठीक है। So farmers dump the plant and animal waste in the pit at the open places and allow it to decompose। फार्मर क्या करते हैं, एक ओपन पीट होता है, एक गड्ढा सा होता है, उसमें सारे ये एनिमल के मटेरियल जो है, प्लांट का मटेरियल है, प्लांट का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट जो भी पड़ा है, उसको उस पीट में, गड्ढे में एड रख देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसको खुला छोड़ देगा। उसको खुला छोड़ देगा तो क्या, ओपन रख देगा मतलब कि, तो क्या होगा, उसका डीकम्पोज होगा, यानी कि डीकम्पोज होगा, यानी कन्वर्जन होगा उसका ऑर्गेनिक सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। उसके बाद द डीकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय दी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डीकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज दी ऑर्गेनिक मैटर। जो मैंने बताया वही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इस पे काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली इसको डीकम्पोज करके इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मैन्योर में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। आप देखो, ये ऐसा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करके इसको क्या किया, इस टाइप के मैन्योर में या ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्टिलाइजर। अब क्या है, फर्टिलाइजर क्या होता है, तो आपने मैन्योर देखा है, और मैन्योर क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है और उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। बट व्हाट इज फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रिएंट में क्या होते हैं, रिच in a particular nutrient। अब इसको देखो, फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन दी फैक्ट्रीज, तो मतलब ये क्या है, मैन मेड है, एक टाइप से क्या है, मैन मेड है। और जो हमारा मेन्योर था, यानी कि जो हमारा हाँ मेन्योर था, वो क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बना रहे थे, वो एक नेचुरल प्रोसेस थी, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये क्या है, हमारी मैन मेड प्रोसीजर है। क्यों, क्योंकि ये क्या, कहाँ पे हो रहा है, ये इसको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ द फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फोस्फेट, पोटाश, एनपीके, यानी नाइट्रोजन, फोस्फरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन, फोस्फरस एंड पोटेशियम, विच इज दी एनपीके। अब देखो, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, उसके बाद ये क्या है, सुपर फोस्फेट है, पोटाश है, एनपीके है, ये सारे उसके डिफरेंट पिक्चर्स है, ओके। नाउ the use of fertilizer has helped the farms to get the better yield of crops such as maize। मतलब फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट से भरा होता है, कुछ न्यूट्रिएंट उसमें ज्यादा अमाउंट में, तो फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को यूज, ताकि हमारा क्रॉप का क्या हो, बेटर प्रोडक्शन हो, अच्छी यील्ड मिले। तो क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेज, अगर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो अच्छा प्रोडक्शन होता है मेज का, पैडी का, ठीक है, वीट का, ये डिफरेंट पिक्चर्स आप देखोगे। और उसके बाद क्या हुआ, एक चीज और है, इसका एक ड्रॉबैक है। क्या है, एक ड्रॉबैक है, मतलब क्या है, इसका कुछ नेगेटिव भी होता है कुछ इससे, जैसे कि बट एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर हैज दी मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। मतलब क्या करोगे, अगर आप बार बार फर्टिलाइजर का यूज करोगे तो क्या होगा, उसकी जो हमारी सॉइल है वो क्या होगी, इनफर्टाइल होगी। क्या होगी, इनफर्टाइल होगी, उसको क्या बना देंगे हम, लेस फर्टाइल बना देंगे, है ना।
अभी क्या होगा, फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजर को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर का पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि ये फैक्ट्रीज में बन रहा है, फैक्ट्रीज में बनने के बाद हम इसको बार बार यूज करेंगे, तो क्या होगा, हमारा वाटर का पोल्यूशन भी होगा। क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। तो एडिंग द मैन, अब हम क्या देखा, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब अगर हमको सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना, उसको इनफर्टाइल होने से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम फर्टिलाइजर को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द मैन्योर। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द मैन्योर। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द फर्टिलाइजर बाय द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब हम इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मैन्योर से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड और द फेलो इन बिटवीन द टू क्रॉप्स। इसका मतलब क्या है कि क्या करो, आपने एक बार क्रॉप किया, आपने क्या किया, एक बार कल्टीवेशन किया एक सॉइल पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, आप उसको प्लेन छोड़ दोगे, यानी अनकल्टीवेटेड, यानी फेलो छोड़ दोगे। तो क्या होगा उससे, मतलब एक बार आपने इस सॉइल पे कल्टीवेशन किया, तो एक साल आप उसको क्या छोड़ोगे, खुला छोड़ दोगे, बिल्कुल फेलो छोड़ दोगे, अनकल्टीवेटेड। उससे क्या होगा कि आप अगर एक बार इसको यूज कर रहे हो इस पे कल्टीवेशन कर रहे हो, तो न्यूट्रिएंट अच्छा खासा यूज हुआ। फिर से आप दूसरे सीजन में उस पर फिर से कल्टीवेशन करोगे, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट की कमी होगी। तो वो न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक साल सॉइल को हम क्या करेंगे, अनकल्टीवेटेड रखेंगे, फेलो रखेंगे, अनकल्टीवेटेड रखेंगे, फेलो रखेंगे, ठीक है। The use of manure improves the soil texture as well as water retention capacity। मतलब मैन्योर का आप यूज देखो कि मैन्योर क्या करता है, मैन्योर करता है हमारी सॉइल को अच्छा रखता है, उसका टेक्सचर को अच्छा रखता है, प्लस सॉइल से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद आप देखो, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद द ऑल न्यूट्रिएंट्स, मतलब वही कि फिर से सारे न्यूट्रिएंट को ये सॉइल में ऐड करता है। उसके बाद other method uh, another method of replenishing the soil with the nutrients through the crop rotation। crop rotation का मतलब क्या हुआ, एक तो हमने देखा कि आप क्या करो, अनकल्टीवेटेड रखो, ठीक है, अनकल्टीवेटेड रखो, मतलब एक साल उस पे क्रॉप करो, कल्टीवेशन करो, नेक्स्ट ईयर मत करो, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग, मतलब न्यूट्रिएंट को फिर से सॉइल में ऐड करने का दूसरा मेथड क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्या है, क्रॉप रोटेशन। तो व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब ये हुआ कि इस साल अगर आपने वीट किया, इस साल आपने वीट का कल्टीवेशन किया, तो नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, लेग्यूम का कल्टीवेशन करोगे। मतलब आप क्या करोगे, क्रॉप को रोटेट करोगे, एक टाइम एक साल ये करोगे तो दूसरा साल दूसरा करोगे। इट इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन। मतलब हमको क्रॉप को चेंज करना है ईयर बाय ईयर, तो इट इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन। तो दिस कैन बी डन बाय द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। मतलब वही कि एक साल ये किया तो दूसरा साल दूसरा किया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन। तो इसको क्या होता है, फार्मर पहले यूज करते थे अर्लियर फार्मर्स इन दी नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज अ फूडर इन द वन सीजन एंड द वीट द नेक्स्ट सीजन। मतलब क्या करते थे फार्मर, एक सीजन में लेग्यूम्स को ऐड करते थे, लेग्यूम्स को कल्टीवेट करते थे, नेक्स्ट सीजन में क्या करते थे, वीट को कल्टीवेट करते थे। तो ये क्या हुआ, क्रॉप का रोटेशन हुआ। ये क्या हुआ, क्रॉप का रोटेशन हुआ। ये मतलब ऐसा क्यों करते थे कि देखो, एक सीजन में क्या किया हमने, अगर वीट को ऐड किया, तो समझो एक एग्जाम्पल अगर हम ले कि वीट का रिक्वायरमेंट क्या है कि उसने नाइट्रोजन को कंज्यूम किया, ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा यूज किया या फॉस्फोरस किया। तो अब क्या हुआ, इस साल इस अगर अगर हमने ये वाले साल पे क्या किया, वीट को अगर ग्रो करवाया, तो वीट ने क्या किया, न्यूट्रिएंट एज ए न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन को यूज किया। तो अब क्या हुआ, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हुई, ठीक है। अगर आप फिर से इस साल वीट को ही ग्रो करवाओगे, तो उस सॉइल में ऑलरेडी नाइट्रोजन की कमी है, तो इस साल जो गेहूं, इस साल जो वीट हमारा बनेगा, क्या उसमें प्रॉपर नाइट्रोजन होगा, वो अच्छे से ग्रो करेगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले नाइट्रोजन को ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस साल हम क्या करेंगे, लेग्यूम्स को ऐड करेंगे, क्योंकि लेग्यूम्स में क्या होता है, लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं उसकी जो नोड्यूल्स होती है, वहाँ पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारा इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, उसको फिक्स करता है सॉइल के अंदर, उसको क्या करता है, सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है, ताकि जो नाइट्रोजन इस साल कमी हुई थी, इस वीट के सीजन के टाइम पे जो नाइट्रोजन की कमी हुई, तो नेक्स्ट ईयर हमने जब लेग्यूम का प्रोडक्शन किया, तो क्या किया, जो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, उसने क्या किया, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को ऐड कर दिया, सॉइल के अंदर क्या किया, नाइट्रोजन को ऐड किया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, फिर से हमारी सॉइल में नाइट्रोजन आ गया, ओके।
ये क्या किया, जैसे मेज को आप कर रहे हो उसके बाद आप व्हीट को ऐड करोगे, वही चीज है यहाँ पे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन, वही कि पहले नाइट्रोजन की कमी थी, अगर आपने लेग्यूम को ऐड किया तो नाइट्रोजन फिर से सॉइल में ऐड हो गया। Rhizobium bacteria are present in the नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, वही कि लेग्यूमिनस प्लांट है ये, इसके जो रूट्स है नोड्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन होता है उसको क्या करता है, फिक्स करता है। एंड फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। अब आज के जमाने में, आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, फार्मर को इनकरेज कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस को फॉलो करे, मतलब क्रॉप का रोटेशन करे, ठीक है। तो अभी अब हम देखेंगे अगला, तो डिफरेंस बिटवीन दी फर्टिलाइजर एंड द मैन्योर, मतलब अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में फर्टिलाइजर का और मैन्योर का, और एडवांटेज क्या है मैन्योर का। मैन्योर ऐड करने का एडवांटेज क्या है वो तो हमने एक्चुअल में पहले ही देख लिया कि मैन्योर ऐड करने का एडवांटेज है क्या, क्योंकि वो क्या करता है, इनफर्टाइल होने से सॉइल को बचाता है, प्लस प्लांट की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है उसको बचाता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऐड करता है, ठीक है। फिर भी हम इसको आगे और देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी फर्टिलाइजर एंड दी मैन्योर। तो सबसे पहले आप देखो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का डिफरेंस। तो अब फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सोल्ट, फर्टिलाइजर क्या है, एमोनियम सल्फेट था हमारा, पोटास था हमारा, एनपीके था, तो ये क्या है, ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक सोल्ट है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक सोल्ट। वहीं पे आप देखोगे मैन्योर, तो मैन्योर क्या है, मैन्योर इज द नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ द कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड द प्लांट रेसिड्यूज, मतलब जो ये क्या है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिस जो किससे मिला है हमें, डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट के एंड एनिमल के जो मटेरियल है उससे मिला है, ठीक है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन दी फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर को हम कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, तो ये क्या है, मैन मेड है। लेकिन मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, इसको हम फील्ड में बनाते हैं, वो पीट में डंप करके रखा था फार्मर ने, ठीक है, वैसे हम बना रहे थे, तो ये क्या था, एक नेचुरल प्रोसेस है जो किससे हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, ये क्या है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम से रिच होता है, ठीक है। लेकिन मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट, ये क्या होता है, थोड़ा कम रिच होता है, लेकिन इसमें सारे के सारे आप देखोगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, बस थोड़ा सा कम रिच होता है, लेकिन वो क्या होता है, ज्यादा रिच होता है। उसके बाद द ऑर्गेनिक मैन्योर इज द कंसीडर बेटर देन द फर्टिलाइजर। अब हमने पहले ही देखा कि मैन्योर को हम क्या करेंगे, मैन्योर को हम क्या करेंगे, बेटर कंसीडर करेंगे, तो उसके रीजंस देखो, उसके रीजंस क्यों भाई उसको बेटर कंसीडर करेंगे हम, उसके रीजंस में देखो, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, ये क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है, पोरस बनाता है, इससे क्या होता है, जो हमारा गैस का एक्सचेंजेस होता है सॉइल के अंदर वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फर्टिल फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये क्या करता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है सॉइल के अंदर, क्योंकि ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही काम कर रहे हैं मैन्योर बनाने में, तो अगर हम मैन्योर को ऐड करते हैं तो ये फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सॉइल के अंदर इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने डिफरेंट स्टेप्स में क्या देखा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के डिफरेंट जो स्टेप्स है उसमें हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, सोइंग ऑफ सीड देखा, और अब हमने क्या देखा, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर देखा, कि एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर एंड डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर एंड व्हाट विच इज द बेटर, फर्टिलाइजर और द मैन्योर, एंड व्हाई वी हैव टू ऐड द मैन्योर सब्स्टिट्यूट टू द फर्टिलाइजर। अब वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द इरिगेशन। अब हम क्या देखेंगे, फोर्थ स्टेप विच इज द इरिगेशन। तो इरिगेशन यानी क्या, कि हमको क्या करना है, अब जो क्रॉप हमने बनाया, सोइंग किया, मतलब बना रहे हैं हम जो क्रॉप जिसमें हमने सीड्स को ऐड कर दिया है, तो अब हमको सीड्स को पानी देना होगा, हम सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, ताकि तो क्रॉप ग्रो करेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इरिगेशन। तो लेट्स स्टार्ट कि इरिगेशन है क्या, ठीक है। तो आप देखो कि क्या है, हम सब ये पानी पी रहे हैं, मतलब हम सबको क्या है, वो वाटर की रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा कुछ है। सो ऑल लिविंग बींग्स नीड दी वाटर टू लिव, मतलब जैसे हम खाना हमारे लिए जितना जरूरी है वैसे ही पानी जरूरी है, तो हमको क्या है कि पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे हमको पानी की रिक्वायरमेंट है वैसे ही प्लांट को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्रॉप को भी पानी की रिक्वायरमेंट है। वाटर इज द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर्स,
फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के जो सब पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, सबको क्या है, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है सबको क्या है, वाटर की जरूरत होती है, वाटर की क्या है, नीड होती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि प्लांट के जो फ्रूट्स है, सीड्स है, सबको क्या है, वाटर की नीड होगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। आप प्लांट के रूट क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। के साथ साथ क्या करते हैं वो, अलोंग विद दैट, वाटर के साथ साथ वो क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल से क्या करते हैं, वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल एंड न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर्स also आर एब्जॉर्ब्ड। मतलब प्लांट क्या कर रहा है, अपने रूट से सॉइल, अपने रूट की हेल्प से सॉइल से वाटर ले रहा है। वाटर के साथ साथ क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट लेता है, मिनरल रहता है, फर्टिलाइजर को भी लेता है वो प्लांट वाटर से। न्यूट्रिएंट आर डिजोल्व इन दी वाटर एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और उसके बाद क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो है वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं और प्लांट का जो सारा पार्ट है, लीव्स है, फ्रूट्स है, रूट है, सब में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, सब में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब इरिगेशन क्या होता है। अब आप देखो कि वाटर इतना एसेंशियल क्यों है, क्यों हमको वाटर ऐड करना होगा, तो आप देखोगे कि वाटर इज द एसेंशियल बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ द सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। मतलब जो सीड है उसको आपने अगर पानी नहीं दिया और ऐसे ही रख दिया तो क्या होगा, सीड से जर्मिनेशन ही नहीं होगा। क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। बट अगर आपने सीड को एक वाटर जो बीकर है उसमें रखा और उसमें पानी डाला तो आप देखोगे कि क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होने लगेगा। क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होने लगेगा। इसलिए क्या है, वाटर इज द एसेंशियल फॉर दी प्लांट ग्रोथ और फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। इवन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा सीड का, प्लांट वाटर नहीं होगा तो। बट अगर आप वाटर ऐड करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे जर्मिनेशन होने लगता है। ठीक है, ड्राई कंडीशन में वो सीड का जर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड और एड और हॉट एयर करंट्स। मतलब वाटर क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर बहुत चिल्ड कंडीशन हो, फ्रोस्ट वाली कंडीशन हो, तब भी क्या करेगा, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। या फिर बहुत हॉट कंडीशन हो, यानी कि गर्म कंडीशन हो, तब भी क्या करेगा, वो ड्राई कंडीशन में भी क्या करेगा, वाटर प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर दी हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू वाटर रेगुलरली। मतलब हमको क्या करना है, सॉइल की मॉइस्चर को मेंटेन रखना है, तो हम क्या करेंगे, हर इंटरवल पे या फिर रेगुलरली हम क्या करेंगे, उस पे वाटर वाटर को मतलब वाटरिंग करेंगे, फील्ड को क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट द डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड द इरिगेशन। मतलब कुछ कुछ इंटरवल के टाइम पे, मॉर्निंग में या फिर वन डे छोड़ के वन डे से कुछ इंटरवल्स में अगर हम क्रॉप को वाटरिंग कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, तो प्रोसेस इज नोन एज द इरिगेशन। द इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरिगेशन। देखिए जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे कि इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंट इंटरवल्स हुए। जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग में दिया तो यहाँ पे फिर बाद में क्या दिया हमने, इवनिंग में दिया। ऐसे कभी हम मॉर्निंग में देंगे, कभी इवनिंग में देंगे। मतलब ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। मतलब इंटरवल का मतलब यही हुआ कि पर्टिकुलर कुछ आप एक दिन छोड़ के या एक टाइम छोड़ के या फिर कुछ समय ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का छोड़ के अगर आप उसको इंटरवल में पानी दे रहे हो तो इट इज नोन इरिगेशन। इट इज नोन एज इरिगेशन। जैसे कि आप समर में देखोगे, समर में हमको ज्यादा पानी देना पड़ता है। ठीक है, समर में ज्यादा पानी देना पड़ता है। वैसे ही आप देखोगे मानसून थोड़ा कम पानी देना होता है। क्यों, क्योंकि नेचुरली वाटर रेन हमारा होता है तो इतना पानी का जरूरत नहीं। वैसे ही ठंड में भी थोड़ा पानी हम कम कम देंगे। तो इट इज डिपेंड कि irrigation हम कितने इंटरवल में करेंगे। इट इज डिपेंड ऑन सीजन टू सीजन एंड क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, और वो कौन से एरिया में पर्टिकुलरली हम सीजन क्रॉप को ग्रो करते हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। सो इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज हायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर हायर होगा, हमको ज्यादा पानी देना पड़ेगा समर में। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवापोरेशन। इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, क्या करते हैं वाटर, क्या करते हैं लीव्स क्या करते हैं, इवापोरेशन करके वाटर को रिलीज करते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, रेगुलर इंटरवल में या फिर ज्यादा टाइम तक क्या करना पड़ता है, समर में पानी देना होता है। अब हम देखें कि हमने देखा कि वाटर क्यों एसेंशियल है ये वो। अब हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन के लिए सोर्स मतलब हम पानी लाएंगे कहाँ से इतने क्रॉप को पानी देने के लिए। तो सोर्स क्या है इरिगेशन का, तो सोर्स होता है हमारा वेल्स। ये वेल्स है, वेल होगा सोर्स हमारा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ट्यूबवेल्स होगा, या फिर हम देखें पॉन्ड्स होता है, रिवर होता है, कैनाल होते हैं, लेक होते हैं। ये सब क्या है कि हम इसको यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ वाटर। अब देखें द ट्रेडिशनल वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। मतलब इसमें भी आप देखोगे कि ट्रेडिशनली कौन सा यूज होता था, मॉडर्न इरा में कौन सा यूज हो रहा है फॉर दी इरिगेशन। इरिगेशन के लिए कौन से टूल का हम यूज करते थे। तो अब हम देखें कि ट्रेडिशनली हम कौन से टूल का यूज करते थे फॉर दी इरिगेशन। तो आप देखो ये क्या है, मोट। ये क्या है, मोट। ये ट्रेडिशनली यूज होता था। कैसे होता था, ट्रेडिशनली।
अब आप देखो क्या कर रहे हैं ये मोट में, ये जो लेडी है ये क्या कर रही है, यहाँ से पानी निकाल रही है। क्या कर रही है, ये वेल, सोर्स क्या है पानी का, वेल, सोर्स क्या है, वेल, वेल से ये पानी ले रही है। फिर ये क्या करेगी, पर्टिकुलरली यहाँ पे फील्ड में ये पानी को पानी देती है, मतलब फील्ड में ये पानी डालेगी। यहाँ पे क्या होगा, एक पाथ बना होता है। क्या होता है, एक पाथ बना होता है। पाथ के थ्रू क्या करता है, पानी जाता है। पाथ के थ्रू क्या करता है, पानी जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग में लेबर लग रहा है, प्लस इसमें क्या होता है कि अनइवन जाता है वाटर, मतलब पूरा जो क्रॉप है उसको वाटर नहीं मिल पाता है। इसमें क्या होता है, पूरे क्रॉप को वाटर नहीं मिलता है, क्योंकि जितना पाथ है, जितने पाथ में जो पाथ है, जो पाथ बना हुआ है उस वो पाथ जहां तक जाएगा, जितना वो मतलब दे पाएगा, जितने क्रॉप्स को उतना वो पानी देगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ होंगे क्रॉप्स जिसको पानी नहीं मिले। ठीक है, तो ये क्या थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, लेबर था, लेकिन इसमें फिर भी पानी अच्छे से प्रॉपरली जाता नहीं था, प्लस वेस्ट ऑफ टाइम था, अरे वेस्ट ऑफ वाटर भी था, क्योंकि क्या होता था कि ये ऐसे वाटर यहाँ से जा रहे तो कभी कभी अपने साथ सॉइल को भी ले जाता था। पानी का यूज भी ज्यादा होता था, लेकिन क्रॉप को पूरा प्रॉपर पानी नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा है ये चेन पंप। ये भी सेम वैसे ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, लेबर लग रहा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चेन जैसा है रोटेटिंग वाला, ये जो दिख रहा है, इससे ये पानी जाएगा, ये घूमेगा, और ये एस्केलेटर होता है ना वैसे टाइप से कंटिन्यूअसली गोल 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 गोल, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमेगा। एक सोर्स होगा, सोर्स कुछ भी हो सकता है, वेल हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, उसके थ्रू रिवर हो सकता है, उससे ये पानी लेगा, और ये जैसे जैसे घूमेगा, ये पाथ बना हुआ है, ये पाथ से क्या होगा, वाटरिंग जाएगा, वाटर होगा और वाटरिंग होगा, मतलब वाटर जाएगा और क्या मिलेगा, क्रॉप को पानी मिलेगा। लेकिन इसमें भी अगेन वही प्रॉब्लम कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस क्या होगा कि पूरा जो क्रॉप है उसको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिशनली आप देखोगे कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल टूल्स थे उसमें क्या होता था कि पानी जो है वो क्रॉप को प्रॉपरली नहीं मिलता, और क्या होता था, टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस लेबर भी लगता था उसमें। ठीक है, मेथड है ये ढेकली। ये क्या है, ढेकली। इसमें आप देखोगे कि क्या हो रहा है, ये एक फोक जैसा बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक फोक जैसा बना हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं, वेट रखते हैं, एक साइड वेट रखेंगे, एक साइड ये बकेट जैसा रखेंगे। आप वेट हटा लोगे तो क्या होगा, बकेट क्या हो जाएगी, हेवी हो जाएगी। बकेट जैसी हेवी होगी तो ये क्या होगा, जैसे कुछ वेल्स बना हुआ है या फिर कुछ बना हुआ है जो पानी का सोर्स रिजर्वायर है पानी का, उसमें ये बकेट जाके पानी लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पानी लेगा। फिर आप वेट रख दोगे, जैसे ही वेट रख दोगे तो बकेट क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। इससे और इसके थ्रू फिर हम क्या करेंगे, पूरे क्रॉप को क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे, मतलब वाटर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी ट्रेडिशनल यूज होती है, लेकिन ये भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद ये क्या है, राहत। ये क्या है, राहत। इसमें क्या होता था, हम बूल का यूज करते, क्या करते थे, बूल का यूज करते थे। में क्या होता था कि ये क्या करते थे, ये बूल जैसे जैसे घूमते थे, यहाँ पे आप ये देख रहे हो पिक्चर, यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पानी मतलब ये बकेट जैसा बना होता था, नीचे कुछ सिस्टम था, नीचे नीचे कुछ वेल हो या फिर कुछ भी हो, या फिर सोर्स हो, मतलब कि कुछ लेक हो या पॉन्ड हो या रिवर हो, उसके उससे ये पानी लेता था। ये जैसे ही नीचे जाता था वहां से पानी लेता था, फिर ये गोल 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 घूमता है। ये बूल जैसे घूमता है, ये भी घूमता है, बूल जैसे घूमेगा, ये भी घूमेगा, और ये क्या करेगा, एक बकेट लिया ऐसे छोड़ देगा, एक बकेट लिया ऐसे छोड़ देगा, नीचे से लेगा, घूमेगा घूमेगा छोड़ देगा, ऐसे करके ये चलता था। तो ये क्या था, ये सिस्टम को हम बोलते हैं राहत, जिसमें बूल यूज होता है। बूल जैसे जैसे घूमेगा, ये भी घूमेगा और पानी को क्या करेगा, ये जो कैनाल, ये जो पाथ बने हुए हैं, ये पाथ में ये क्या करेगा, पानी को छोड़ेगा। ठीक है, द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड द कैनाल इज लिफ्टेड up by the different methods in the different region for the taking it to the fields। मतलब वही है, डिफरेंट लेक का यूज करे, पॉन्ड का यूज करे, किसी का भी यूज करे, ये चीजों को यूज करके हम क्या करते थे, अलग अलग फील्ड में क्या करते थे, वाटर देते थे। अब देखो, cattle or the human labor is used this method, these methods are cheaper but less efficient। ये क्या होती थी, लेस efficient होती थी। ये ट्रेडिशनली यूज करते थे, जिसमें हम क्या करते थे, ह्यूमन का यूज होता था या फिर केटल का यूज होता था, पर ये इतनी efficient नहीं थी। ठीक है, और टाइम टेकिंग भी, और लेबर भी लग रहा था, इतना efficient। के बाद हम देखें कि आज के टाइम में मॉडर्न इरा में हम कौन से टूल्स का यूज करते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर। पंप्स को हम कॉमनली यूज करते हैं लिफ्ट करने के लिए वाटर को। के बाद देखो, डीजल हो गया, बायोगैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड द सोलर एनर्जी ऑन द पंप। पंप को रन करने अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ वेल है या फिर जो भी है, पर उससे हम क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, वाटर का, पंप्स का यूज करते हैं, मतलब कि हम उसको पानी लेने के लिए। लेकिन वो पंप चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, बायोगैस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का या फिर सोलर एनर्जी का यूज करते हैं वो पंप को रन करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो, दिस सिस्टम इज द मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज
नॉट अवेलेबल। मतलब आप देखो, सबसे पहले क्या है, हम देखें, अब हम मॉडर्न इरा में देख रहे हैं कि मॉडर्न इरा में अभी मॉडर्नली हम कौन से मेथड्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि स्प्रिंकल सिस्टम हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम, जो अभी हम मॉडर्न इरा में यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो, ये क्या है, मेन पाइपलाइन है। ये क्या है, एक पाइपलाइन है। अभी यहाँ पे आपको क्या दिखा है, टैप वाटर है, ठीक है। ये क्या है, मेन पाइपलाइन है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेन पाइपलाइन के साथ आपने क्या किया है, कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स को जोड़ा है, कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स को जोड़ा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कुछ और पाइप्स को यहाँ पे आपने लगाए हैं। ये एक मेन पाइप है, मेन पाइप से आपने क्या किया, कुछ और पाइप्स को अटैच करवाया, ठीक है, परपेंडिकुलर लगा है। उस पे क्या है, एक रोटेटिंग नोजल प्रेजेंट है। क्या है, एक रोटेटिंग नोजल प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप पंप को स्टार्ट करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, पंप को स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से पानी आएगा, टैप वाटर से पानी आएगा, और ये क्या होगा, नोजल जैसे जैसे घूमेगी, नोजल क्या होगी, रोटेटिंग नोजल है, मतलब ये घूमेगी। जैसे जैसे घूमेगी, तो यहाँ पे जो डिफरेंट पाइप्स है, डिफरेंट जो पाइप्स है, वो क्या करेंगे, वाटर को अलग अलग प्लेस पे, मतलब ये जैसे घूमेंगे, तो जहां घूमेंगे उस वाले एरिया में क्या करेंगे, पानी को देंगे। ये क्या करेंगे, पानी को वहां पे उस वाले एरिया में देंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये आपने एक सोर्स लगाया हुआ है, ये एक मेन पाइप है जहाँ से सोर्स अटैच किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर पाइप है, ये रोटेटिंग नोजल है, ये जैसे जैसे घूम रही है, तो ये क्या कर रही है, स्प्रिंकल कर रही है, पानी को ऐसे स्प्रिंकल कर रही है, छोड़ रही है, ठीक है, ऐसे स्प्रिंकल कर रहे हैं। ये अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे जैसे ही घूमेगा, अलग अलग डायरेक्शन में जितने परपेंडिकुलर पाइप है, वो क्या करेंगे, वाटर को स्प्रिंकल करेंगे। सो दिस इज द स्प्रिंकल सिस्टम। The perpendicular pipes having the rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at the regular intervals। हम क्या करेंगे, इस मेन पाइपलाइन को जोड़ेंगे, हमारे मेन पाइपलाइन को जोड़ेंगे सोर्स के साथ, उसके साथ ही परपेंडिकुलर पाइप जोड़ेंगे। ये रोटेटिंग नोजल है, जैसे तो क्या होगा, जितने परपेंडिकुलर पाइप से, उससे क्या होगा, वाटर जाएगा, स्प्रिंकल होगा, ठीक है। When the water is allowed to flow through the main pipeline under the pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle and gets sprinkled on the crop. If it is क्या होता था कि क्या हो रहा था कि ये स्प्रिंकल्ड हो रहे थे, और मेनली हम क्या पे देखेंगे, सैंडी सॉइल में इसको यूज करेंगे। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम देखा, क्या देखा स्प्रिंकल सिस्टम में, एक हमारा कोई भी सोर्स है, सोर्स के साथ हमने क्या किया, मेन पाइपलाइन को जोड़ा, उसके साथ क्या किया, हमने परपेंडिकुलर कुछ दूसरी पाइपलाइंस को जोड़ा, उसके साथ ऊपर हमने क्या रखा, रोटेटिंग नोजल रखा। जैसे ही नोजल को पंप लगाओगे, पंप चालू करोगे, रोटेटिंग नोजल क्या होगी, घूमेगी, रोटेट करेगी, तो परपेंडिकुलर पाइप से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और वो क्या करेगा, जितने जितने एरिया में वो परपेंडिकुलर पाइप लगी, मतलब जिस जिस डायरेक्शन में लगी, वो डायरेक्शन में वो क्या करेगी, वाटर को स्प्रिंकलर करेगी। और इस सिस्टम को हम मेनली कहाँ यूज करते हैं, सैंडी सॉइल में। कहाँ यूज करते हैं, सैंडी सॉइल। एंड द सेकंड सिस्टम इज द ड्रिप सिस्टम। सेकंड सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम उसके जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा और बेटर है। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट जस्ट द पोजीशन द रूट। इसमें क्या होगा कि वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट की पोजीशन पे, जहाँ पे रूट होगा ना, उसी को पानी मिलेगा, उसी मतलब उसी डायरेक्शन में जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। इसलिए इसमें क्या होगा, वाटर का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। इसमें देखो आप, क्या हो रहा है कि ये हमारा सोर्स है, ये क्या है, रिजर्वायर है, वाटर का रिजर्वायर है, जैसे ये वेल है, ये सोर्स है। यहाँ पे क्या हुआ, एक पाइपलाइन जोड़ी है, ठीक है, उसके साथ ये दूसरी पाइप जोड़ी है, इसके साथ ये कुछ कुछ और पाइप्स जोड़ी है। ये और पाइप्स में क्या होंगे, कुछ कुछ होल्स होंगे, और उससे क्या होगा, वाटर क्या जाएगा, रूट पे डायरेक्ट, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होगा, ये रूट्स के ऊपर ही गिरेगा। कहाँ जाएगा, रूट्स के ऊपर ही गिरेगा। मेन पाइपलाइन के साथ अपने कुछ पाइपलाइन जोड़ी है, जिसमें कुछ ऐसे होल्स होंगे, जो क्या करेंगे, वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप किस पे गिराएंगे, रूट पे गिराएंगे, ठीक है। तो तो इट इज कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। ओके, तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग। ये क्या है, वाटरिंग के लिए बेस्ट टेक्निक। क्या होता है, वाटर का वेस्ट नहीं होता। वाटरिंग, जैसे कि आप, दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट को वाटरिंग करने के लिए, उसके बाद गार्डन्स के लिए, उसके बाद ट्रीज के लिए, ये क्या है, बेस्ट टेक्निक है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स द वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। एंड वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, जरा भी पानी का वेस्ट इसमें नहीं होता है। तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक, ठीक है। ये क्या है, बेस्ट टेक्निक है। इट इज boon इन द डिजाइन where the अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज पुअर। जहाँ पे पानी की कमी है उस जगहों पे, तो ये क्या है, एक बून के तरह है। बून मतलब एक आशीर्वाद के तरह है। क्या है, एक आशीर्वाद के तरह है। ओके, अभी तक। सो
नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम द वीड्स। तो अभी तक हमने क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स, वन बाय वन हम स्टेप्स को देख रहे हैं कि कौन सी स्टेप पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, वन बाय वन कौन सी आएगी। अभी तक हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ देखा, उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स देखा, एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, इरिगेशन देखा, क्या देखा अभी लास्टली हम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप विच इज दी प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, मतलब वीड से हम अपने क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करें, अब हम ये स्टेप में देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, मतलब कभी कभी हमारे क्रॉप के साथ अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वीड, क्योंकि वो हमारे लिए काम के, वो हमारे लिए काम के, हमारे लिए हमारा काम का है सिर्फ हमारा क्रॉप, बट क्रॉप के साथ अगर कुछ अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट अगर ग्रो कर जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीड। एंड दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड द वीड्स। आप मतलब हमारे क्रॉप के साथ ये अनडिजायरेबल कुछ कुछ प्लांट्स उग गए हैं, बन गए हैं, ग्रो कर गए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे द रिमूवल ऑफ द वीड्स, वीडिंग। अब आप क्या करोगे, इसको रिमूव करोगे, क्योंकि इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि अब आगे हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं, हमारा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, प्लांट का कॉम्पिटिटर है ये हमारे प्लांट के, तो रिमूव करना बहुत नेसेसरी है। तो ये क्या होता है कि इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, इसको मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसा ऐसे हाथ से निकाल सकते हैं, या फिर हम इसे खुरपे का यूज कर रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम इसको इसे कट करके भी रिमूव कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स इज नोन द वीडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वीडिंग, क्या बोलेंगे, वीडिंग। उसके बाद देखो कि क्या है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स। आप देखोगे मैंने बोला कि जैसे इसको निकालना बहुत जरूरी, को रिमूव करना नेसेसरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट के साथ कंपिटिटर है, ये प्लांट के साथ compete करेंगे, ये प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है, प्लांट की जो सनलाइट है, प्लांट का जो वाटर है, ये सब के साथ क्या करेंगे, प्लांट के साथ कंपटीशन करेंगे, मतलब हमारा क्रॉप को तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको मिल जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा अलग से, और हमारा क्रॉप जो अल्टीमेटली क्या रहेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स इसने ले लिया, वाटर इसने ले लिया, सनलाइट, तो हमारा प्लांट को तो कुछ मिला ही नहीं, तो इसलिए इसको रिमूव करना इट्स वेरी वेरी सही। नहीं तो ये क्या करेगा, compete करेगा फॉर द वाटर, फॉर द न्यूट्रिएंट, फॉर द सनलाइट, फॉर द स्पेस, इसके लिए भी करता है, इसलिए क्या होता है, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है, तो इसको रिमूव करना जरूरी होता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, क्योंकि ये क्रॉप को क्या करते हैं, हमारे ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सम वीड इंटरफेयर इवन द हार्वेस्टिंग। अब भाई हमारा क्रॉप बन गया, ठीक है, अब हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उसको जब हम हमारा क्रॉप बन जाता है, हम हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, निकालते हैं, तो रिमूविंग के टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम भी हमको क्या होता है, इससे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा हार्वेस्टिंग हम ठीक से नहीं कर पाते, ये बीच बीच में आते हैं, तो क्या होता है, यहाँ दिक्कत होती है, हम क्या होती है, हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम होती है, तो सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, इसको रिमूव करना क्या होता है, जरूरी होता है। एंड मे बी पॉइजनियस फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, ये ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल के लिए ये पॉइजन भी हो सकते कभी कभी, इसलिए इसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव द वीड्स इन एंड कंट्रोल। फार्मर क्या करते हैं, कुछ कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं रिमूव वीड को रिमूव करने के लिए। जैसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, इसको खुरपा बोलते हैं आई थिंक। से क्या करते हैं, ये इसको रिमूव करते हैं, मैन्युअली रिमूव कर रहे हैं, यानी खुरपे की हेल्प से इसको हम रिमूव करेंगे, या फिर हाथ से डायरेक्टली निकाल लेंगे, या फिर क्या करेंगे हम कुछ ये विडीसाइड्स का यूज करेंगे। विडीसाइड्स यानी क्या करते हैं, ये इसके इसके ऊपर हम इसको स्प्रिंकल करते हैं, इसका ग्रोथ नहीं हो पाता, कुछ विडीसाइड्स का हम यूज करेंगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको रिमूव कर रहे हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, डिफरेंट वेज को यूज करते हैं फॉर द रिमूविंग ऑफ द वीड्स, रिमूव करने के लिए वीड्स को हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। टिलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स। मतलब हम क्या कर रहे थे, टिलिंग कर रहे थे, टिलिंग में हमने क्या किया था, सॉइल का हम टिलिंग कर रहे थे, टिलिंग में हमने क्या किया था, सॉइल को क्या कर रहे थे, हम लूजन अप कर रहे थे, मिक्सअप कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, टर्न कर रहे थे। तो हम जब बीज को ये क्या बोल रहे हैं कि सोइंग ऑफ द टिलिंग बिफोर द सोइंग क्रॉप्स, टिलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन, मतलब क्या कर रहे हैं, हम सोइंग करने से पहले जब टिलिंग कर देते हैं, हम तो टिलिंग पहले ही कर रहे हैं वैसे भी, तो हम जब सोइंग करने से पहले टिलिंग करते हैं, मतलब जो सॉइल को लूजन अप कर रहे हैं, टर्न अप कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो बहुत अच्छा तरीका होता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे वीड्स है उसको हम अर्ली फेज में ही क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो टिलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स
की सॉइल। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टिलिंग जब कर लेते हैं सोइंग करने से पहले, तो हमारे जो वीड वो रिमूव हो जाते हैं, अपरूटिंग हो जाता है, मतलब वो रूट से ही निकल जाते हैं और क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने के बाद क्या हो जाते हैं, वो हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो हम जब टिलिंग कर रहे हैं तब भी हम रिमूव कर देते हैं वीड्स को। ठीक है। द बेस्ट टाइम टू द रिमूवल ऑफ द वीड बिफोर दे फ्लावर्स एंड सीड्स। मतलब जब ये अभी तक फ्लावर्स ना बनाने लगे, सीड्स ना बनाने लगे, उसके पहले हम इसको रिमूव करें, वो बेस्ट टाइम होता है। कौन सा बेस्ट टाइम होता है, जब वो फ्लावर्स और सीड बनाए उसके पहले हम उसको अगर हटा दें तो वो क्या है, बेस्ट टाइम है। ताकि क्या है, ये फ्लावर्स बनने लगे, सीड बनने लगे, उसके बाद अगर हमने उसको हटाया, तो आप हटा रहे हो, फिर से सीड गया और नया उग गया, फिर से सीड गया, गिरा गिरा और नया उग गया। तो क्या होगा कि इसके पहले ही हम उसको हटा देंगे, जब ये फ्लावरिंग करने लगे, सीड्स बनने लगे, उसके पहले ही हटाना इज द बेस्ट टाइम। The manual removal includes the physical removal of the weeds by uprooting or cutting them close to the ground or ground from time to time। मतलब ये जैसे हाँ, मैनुअल रिमूविंग का मतलब हो गया हम फिजिकली उसको रिमूव कर रहे हैं, मतलब ऐसे हाथ से रिमूव कर रहे हैं या फिर हम उसे खुरपे से रिमूव करते हैं और उसको क्या करते हैं, अपरूटिंग करते हैं, मतलब पूरा जड़ से उखाड़ देते हैं, रूट से निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, या फिर कुछ ग्राउंड से उसको हटाते हैं। टाइम से टाइम हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट खुरपी है, ये डिफरेंट खुरपी है, ये खुरपी से हम क्या कर रहे हैं, इसको अपरूटिंग कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, एक मैनुअल प्रोसीजर है जिसमें हम फिजिकली उसको निकाल रहे हैं, हाथ से उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। द सीड ड्रिल इज ऑल्सो टू अपरूट द वीड्स। सीड ड्रिल हमने कहाँ पे देखा था, जब हम सोइंग ऑफ सीड कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को मेंटेन कर रहा था, उसके बाद उसको क्या कर रहा था, सॉइल में कवर कर रहा था। तो सीड ड्रिल हमने वहां पे देखा था। ये सीड ड्रिल ऑल्सो हेल्प्ड इन द अपरूट ऑफ द वीड्स। वीड हटाने में भी ये सीड ड्रिल का हम यूज कर सकते हैं। के बाद weeds are also controlled by using certain chemicals called the weedicides like 2,4-D that are sprayed in the field to kill the weeds। हम क्या करते हैं, कुछ weedicides जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, वैसे ही क्या है, weedicides। weedicides क्यों, क्योंकि weeds को हटाने में, मारने में या उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में हम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, weedicides। वन ऑफ द weedicide which is 2,4-D। 2,4-D को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं इसकी ग्रोथ को, और वीड्स की जो ग्रोथ है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं के बाद, और उसको कील करते हैं। क्या करते हैं, कील करते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। और ये वीडीसाइड्स क्या करते हैं, हमारे क्रॉप को डैमेज नहीं करते। ये क्या करते हैं, हमारे क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, हमारे जो वीड्स है उसको क्या करते हैं, कील करते हैं। ठीक है। के बाद the weedicides are diluted with the water to the extent required and sprayed in the field with the sprayer। इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद स्प्रेयर में उसको डाल के हम उसको स्प्रे करते हैं, उसको क्या करते हैं स्प्रे करते हैं। उसके बाद spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully। ये क्या होता है कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, आइज को, नोज को, हमें कुछ ईचिंग विचिंग भी होता है, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे सेल्फ को, खुद को, अपने आप को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और हमें ये विडीसाइड्स को यूज करते टाइम क्या होना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है, मतलब केयरफुली हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये इंसान, ये जो ये है फार्मर, इस या जो भी ये है, ये मैंने क्या किया है, अपने आप को पूरा कवर किया है, मास्क पहना है, पूरा कवर अप किया है, आईज को पूरा कवर किया है, नोज को कवर किया है, हैंड्स को कवर किया है, क्योंकि क्या हो, ताकि ये केमिकल उसको अफेक्ट ना कर पाए, क्या हो, ये केमिकल से वो अफेक्टेड ना हो। सो ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख लिया, सोइंग ऑफ सीड्स देख लिया, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि हम वीड्स को कैसे रिमूव करेंगे, मतलब ठीक है, वीड्स देखा, इरिगेशन देखा। अब हम क्या देख रहे हैं, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब हम क्या देखेंगे, हार्वेस्टिंग, मतलब अब हमारा क्रॉप जो है वो पूरी तरह से बन गया है, अब टाइम आया है इसको हार्वेस्ट करने का। क्या करने का, हार्वेस्ट करने का। तो अब हम देखते हैं हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं और कौन से टूल्स को हम यूज करते हैं फॉर द हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टास्क है, मतलब क्रॉप तो बन गया, अब हमको क्या करना है, हार्वेस्ट करना है, मतलब अब हमको हमारे क्रॉप को निकालना है, लेना है, हमारे लिए यूज करने के लिए अब वो बन गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप
आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड दी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, कट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सिकल। आप देखोगे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सिकल की हेल्प से मैन्युअली मैन्युअली क्या कर रहा है, इसको रिमूव कर रहा है, रिमूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सिकल। तो ये रिमूव करना या फिर कटिंग करना आफ्टर हमारा जो क्रॉप है मेच्योर हो जाए, इस प्रोसेस इज नोन एज दी हार्वेस्टिंग। ये प्रोसेस जो होती है हार्वेस्टिंग, इसको हम किसको बोलते हैं, जिसको हम ये मैन्युअली या फिर हम कोई भी हार्वेस्टर का यूज करके हमारे क्रॉप जब रेडी हो जाए, मेच्योर हो जाए, तो उसको हम कट करने का जो काम करते हैं, वो प्रोसेस जो हम करते हैं, इट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। तो क्या बोलेंगे हम, हार्वेस्टिंग। जैसे आप देख रहे हो कि हमारा पूरा क्या है, रेडी हो गया है, ये हमारा मेज है, क्या है, ये मक्की है, मेज, ये क्या हो गई, ये रेडी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, यानी निकालेंगे यहाँ से। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर द सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप में हमने क्या देखा था, राइस था, मेज था, बाजरा था, ज्वार था, मतलब जो भी अनाज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सीरियल। उसको हम क्या बोलेंगे, सीरियल फ्रूट। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये मेज है, ये कौन सा सीरियल फूड है, ये मेज है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, के बाद क्या है, ये हमारा क्या है, पेडी है, ये क्या है, राइस है, ठीक है। ये हमारा है व्हीट है। क्या अब क्या हो गए हैं, ये सारे मैच्योर हो गए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। द हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज इधर डन मैन्युअली बाय द सिकल और अ मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर। ये क्या है, सिकल, जैसे आपने पिक्चर में देखा था, वो क्या कर रहा था, वो इंसान वो क्या कर रहा था, सिकल की हेल्प से क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था, हमारे प्लांट्स को हार्वेस्ट कर रहा था, कट कर रहा था। तो ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ सिकल। और ये क्या है, हमारा हार्वेस्टर, ये क्या है, हार्वेस्टर। ये मैन्युअली हम अगर करते हैं तो सिकल का यूज करते हैं, या फिर हम अगर कोई मशीन का यूज करें, दैट मशीन दी हार्वेस्टर, दैट मशीन दी हार्वेस्टर। इन दी हार्वेस्टर क्रॉप द ग्रेन सीड सेपरेटेड फ्रॉम chaff। मतलब अभी क्या हुआ है, आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये देखो आप, ये क्या है, इसके अंदर हमारा ग्रेन है, इसके अंदर क्या है, हमारे एक्चुअल सीड्स, एक्चुअल जो हमारा ग्रेन है, अनाज जो है वो कहाँ है, इसके अंदर है। तो अभी हमने हार्वेस्टिंग तो कर लिया, ये क्या हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया। बट हमारे जो अनाज है, हमारे जो गेहूं के दाने हैं या जो हमारे ग्रेन्स है, उसको हम क्या करेंगे, इससे सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट, मतलब शाफ्ट जो होता है वो ऐसा लंबा लंबा सा, जो गेहूं लेते हैं हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, वो ऐसे पूरी उसकी जो वो ऐसी जो पूरी प्रेजेंट होती है, ये ऐसे इस फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उससे हमारे ग्रेन को रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे शाफ्ट से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग। क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग। ये क्या है, देखो इसमें ये पूरा लंबा लंबा सा है, पूरा ये क्या है, गेहूं का जो पूरा मतलब हार्वेस्ट कर लिया हमने, उसको ऐसे निकाल लिया। पर ये हमारे काम का नहीं है, हमारा काम क्या है, हमारे काम का क्या है, गेहूं के जो दाने हैं, व्हीट व्हीट ग्रेन्स जो है वो हमारे काम के हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे गेहूं के दाने हैं, व्हीट जो होते हैं, हमारे ग्रेन्स होते हैं, उसको हम इससे सेपरेट करते हैं, इसको हम उससे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेशन की जो प्रोसेस होती है, इट इज नोन एज दी थ्रेशिंग, इट इज नोन एज दी थ्रेशिंग। दिस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड द कंबाइन। अब ये कंबाइन क्या कर रहा है, एक मशीन होता है, पहले हमने क्या देखा, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या करता था, सिर्फ हार्वेस्टिंग का काम कर रहा है, वो क्या करना है, हमारे जो क्रॉप हो गया है उसको कट करने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा मशीन है विच इज नोन एज द कंबाइन। कंबाइन क्या करता है, ये दो काम एक साथ परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, दो काम को एक साथ परफॉर्म करता है। मतलब ये क्या कर रहा है, हार्वेस्टर भी है और ये थ्रेशर भी है। मतलब ये क्रॉप को हार्वेस्ट भी कर रहा है, प्लस ये थ्रेशिंग का काम भी कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, हमारा क्रॉप हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद उस क्रॉप के जो ग्रेन्स है उसको क्या कर रहा है, शाफ्ट से अलग करने का काम भी ये करता है। तो दिस मशीन इज नोन एज द कंबाइन, क्योंकि वो हार्वेस्टर का भी काम करेगा एंड थ्रेशर का भी काम करेगा। Farmer with the small holdings of the land do the separation of the grain in the shaft by winnowing। मतलब ये एक सुपड़ी जैसा होता है, जो छोटी सी जगहों में अगर कुछ कर रहा है फार्मर, वो करता है अगर क्रॉप का मैनेजमेंट प्रोडक्शन करता है, तो वो क्या करता है, ये विनोइंग की प्रोसेस से उसको सेपरेट करता है। थ्रेशिंग करता है वो किससे करता है, विनोइंग की प्रोसेस करता है, कि बस ऐसा सुपड़ी जैसा होता है, उसको ऐसे हवा में हम ऐसे करते हैं, तो जो हल्का पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, विनोइंग कर रहा है। क्या कर रहा है, विनोइंग। के बाद द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इन इज ऑफ द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। मतलब हार्वेस्टिंग, अब हमारा क्रॉप हमने मेहनत की है, क्रॉप बनाया है, क्रॉप का प्रोडक्शन किया है, इतनी मेहनत से हम इतना टाइम से काम कर रहे हैं, फाइनली हमारा क्रॉप बन गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, फेस्टिवल के तरफ, फेस्टिवल के तरह क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्टर इज अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे पूरे पार्ट में हम जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया के पूरा जो हमारा इंडिया है, इसको क्या करता है, सेलिब्रेट
कौन सी लाइट? एक सेकेंड। हाँ, नहीं ये क्या होता है, कुछ कुछ में हो रहा है, फिर अपन ऐसे हटाते ना तो लिखा हुआ आता है। हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई। वो आता है लिखा हुआ। करूँ ना फिर से? वो इतना कट हो जाएगा ना फिर। ए कुशु, तेरे को कुछ खाना है बेटू? है? वो तेरे बैग में है। सर उसके बैग में ना ऊपर वाली चेन में ही है कुछ कुछ खाने का। वो कहाँ गया उसका बैग? देऊ क्या मैं? हाँ, ये ऊपर वाली चेन में ब्लू डब्बे है और ऐसे है, दे देंगे वो सर। हाँ, वो पपड़ी एप्पल सब है, जा खा ले। तो द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब हमने इतना क्रॉप का प्रोडक्शन किया, ये किया, इतनी मेहनत किया, फाइनली हमारा क्रॉप बन गया है। इसको हम क्या करेंगे, एक हैप्पीनेस की तरह, एक जॉय की तरह सेलिब्रेट करते हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। क्या होता है, इसके लिए कुछ स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएट होते हैं ये हार्वेस्टिंग के लिए। तो द स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएट विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली एंड दिवाली। तो हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट हो गया हमारा, सी पूरा बन गया है, अब हमारे पास फाइनली क्रॉप आ गया है, क्या हो गया हमारा, फाइनली हमारे पास अनाज आ गया है। तो हम इसको डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट फेस्टिवल की तरह, एक जॉय की तरह इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और उस सीजन्स में हम कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, लाइक हम करते हैं पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी को, होली को, दिवाली को। ये हमारा क्या है, एक जॉय मनाने का हार्वेस्ट के सीजन को, हार्वेस्ट को एक जॉय की तरह सेलिब्रेट करने के लिए हम इस फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। नाउ अब सब कुछ हो गया, अब हमारा हार्वेस्ट हो गया, क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, हमने उसको निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम, फाइनली करेंगे, स्टोर करेंगे, यानी कि स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज भी क्या है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या किया आपने, इतनी मेहनत से क्रॉप बनाया, लेकिन अभी क्रॉप को प्रॉपरली आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ताकि क्या होगा कि कुछ पेस्टिसाइड से आप उसको बचा पाओ, फिर आप उसको ह्यूमिडिटी से, मॉइस्चर से उसको आपको प्रॉपरली बचाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली आपका जो क्रॉप है, जो अभी हार्वेस्ट किया है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज द इम्पोर्टेंट टास्क। भाई ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर स्टोर नहीं हुआ तो पूरा गया हमारा पानी में। ठीक है, क्या हुआ, द फ्रेश क्रॉप हैज द मोर मॉइस्चर। आप देखोगे जब अभी अभी अब जब रिसेंटली हार्वेस्टिंग हुआ, तो क्या है उसमें मॉइस्चर है, अभी क्या है मॉइस्चर प्रेजेंट। ये मॉइस्चर को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब हमारा जो ये क्रॉप है उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्राई करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा। द फ्रेश क्रॉप हैज द मॉइस्चर। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, if the freshly harvested grain seeds are stored without the drying, they may get spoiled or attacked by the लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे मॉइस्चर है, अभी जब फ्रेशली हमने इसको हार्वेस्ट किया, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ड्राई करना पड़ेगा, इसके मॉइस्चर को रिमूव करना पड़ेगा। ताकि क्या हो, इसको हम अच्छे से प्रॉपरली स्टोर कर पाए, इसको कोई पेस्टिसाइड अफेक्ट ना कर पाए, और क्या हो ना पाए, इसका जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो लूज ना हो पाए, खत्म ना हो पाए। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली ड्राई करेंगे और स्टोर करेंगे। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस दी मॉइस्चर इन देम। आप देख रहे हो कि ये क्या है, हमारा पूरा अनाज बन गया है। ये क्या है, हमारा पूरा अनाज बन गया है, इसको हार्वेस्ट कर लिया हमने, कर लिया। अब ये क्या है, हमारा ग्रेन्स है, ये एक्चुअली क्या है, हमारा ग्रेन है। इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर ड्राई कर रहे हैं। कहाँ पे ड्राई कर रहे हैं, कैसे ड्राई कर रहे हैं, सनलाइट में ड्राई कर रहे हैं। इसके मॉइस्चर को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इसके मॉइस्चर को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ये आप देख रहे हो दोनों पिक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्राइंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है। के बाद क्या होता है, ड्राई किया, उसके बाद अब क्या होगा कि hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce moisture in them. This prevents the attack by the insects, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। वही है कि अगर आपने उसको ड्राई नहीं किया प्रॉपरली, आपने उसको ऐसे मॉइस्चर वाला रख दिया, तो फंगस आ जाएगी, फंगस लग जाएगी, उस पर कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर पाते हैं, ये अपना पेस्टिसाइड्स अटैक करेंगे। तो ड्राई करना इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ड्राई होगा, उसको प्रॉपरली हम क्या करेंगे, इन सब चीजों से बचा पाएंगे, अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन द जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। अब हम क्या किया, स्टोर कर लिया, मतलब हमने क्या किया, ड्राई कर लिया। अब ये प्रॉपर हो गया, अब हमको सिर्फ क्या करना है, स्टोरेज करना है। क्या करना है, उसको स्टोर करना है। स्टोर आप कैसे करोगे, ये मेटालिक हमारा क्या है, ये जूट का बैग्स है, देखा होगा आपने, यूजुअली देखा होगा ना कि ये जूट के बैग्स होते हैं। इसके हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको स्टोर करके रखते हैं।
या फिर हम क्या करते हैं, ये मेटालिक बीन्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, मेटालिक बीन्स का यूज करते हैं। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन द सिलोस और द ग्रेनरीज। क्या करते हैं हम, लार्ज स्केल में जब हम इसका स्टोरेज करते हैं, मतलब बड़ी सी जगहों पे अब जब हम इसको रखते हैं, तो कौन से प्लेस पे रखते हैं, प्लेस होता है सिलोज या फिर ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब आपने सुना होगा अनाज मंडी, यहाँ पे एक्चुअली में सारा अनाज हम क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। देख रहे हो आप, ये पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है, ये अनाज मंडी है, ये क्या है, ग्रेनरी है। ये ग्रेनरी में हमने क्या किया, जूट के बैग के अंदर आपने आपके फूड को स्टोर करके कहाँ पे रखा है, ये ग्रेनरी के अंदर रखा है। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट। और हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, पेस्ट से बचाते हैं, रेट से बचाते हैं, इंसेक्ट से बचा के रखते हैं, प्रॉपरली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट दी होम। होम के अंदर हम क्या करते हैं, ड्राई नीम का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई नीम के पत्ते को यूज करके हमारे ग्रेन के अंदर डाल देते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। के बाद देखो, फॉर स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द ग्रेन इन द बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो बड़ी सी जगहों में जब हम स्टोर करते हैं ना, तो स्पेशल ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट का यूज करते हैं और उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। आप देख रहे हो, ये हम क्या कर रहे हैं, ये केमिकल का यूज करके उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको, ओके। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि हम लोग मेनली दो सोर्स से हमको खाना मिलता है फूड में। एक हमारा प्लांट प्लांट बेस्ड फूड था और दूसरा हमारा है एनिमल बेस्ड फूड। ठीक है, अभी तक हमने प्लांट बेस्ड फूड के बारे में डिस्कस किया कि हम लोग को प्लांट बेस्ड फूड क्या कैसे है। हम लोग ने देखा कि हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्रॉप बनाना पड़ता है। तो हमने देखा कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सी स्टेप को हमको फॉलो करना होता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन सी सीजन्स में हम क्रॉप को बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हमने डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स भी देखी। उसके बाद हमने देखा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब हमने सारे स्टेप्स देखे, हार्वेस्टिंग से लेके स्टोरेज तक। अब हमने सब कुछ कर लिया, हमारा क्रॉप बन गया, उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि प्लांट बेस्ड फूड यानी कि हम क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द फूड फ्रॉम द एनिमल। मतलब हमने देखा कि हमारे दो सोर्स है, प्लांट एंड एनिमल। हमने प्लांट के बारे में सब कुछ देख लिया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट दी फूड फ्रॉम द एनिमल। अब हम देख रहे हैं ना, हमने बोला स्टार्टिंग में कि हमको प्लांट एनिमल से फूड मिलते हैं, जैसे हम लोग पनीर खा रहे हैं, चीज खा रहे हैं। उसके बाद हम क्या खा रहे हैं, मिल्क लेते हैं हम। उसके बाद नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो क्या लेते हैं, एग्स लेते हैं, मीट लेते हैं। ये सारा कुछ किससे मिलता है, ये सारा कुछ हमको मिलता है एनिमल से। ये सारा कुछ हमको किससे मिलता है, एनिमल से। तो लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया। हनी बीज को हम जब वो करते हैं, बुरा उसका अगर हनी बीज को हम क्या करते हैं, हनी बीज से हमको मतलब क्या मिलता है, हनी मिलता है। ठीक है, हनी मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, चीज मिल रहा है, बटर मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, उसके बाद एग मिल रहा है। ये सारा कुछ हमको मिल रहा है, एनिमल्स से मिल रहा है। उसके बाद मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम द फिश पार्ट ऑफ द डाइट। मतलब जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वहाँ पे सी फूड ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, सी फूड ज्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी डाइट में ज्यादा किसको consume करते हैं, फिश को कंज्यूम करते हैं। तो जो भी कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी डाइट में मेंटेन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सी फूड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ओके, के बाद एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with the proper food, शेल्टर एंड क्या है, प्रॉपर फूड और शेल्टर। मतलब जिस भी एनिमल को हम रेड करते हैं, मतलब पाल रहे हैं, या फिर चाहे वो घर में हो या फिर चाहे हम उसको कहाँ पे रख रहे हो, फार्म्स में रख रहे हो, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली फूड देंगे, उसका प्रॉपरली क्या करेंगे, केयर करेंगे और क्या करेंगे, उसको क्या देंगे, शेल्टर देंगे। क्या करेंगे, उसका केयर करेंगे और उसको क्या देंगे, शेल्टर देंगे। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे क्या है कि हमने ये हॉर्स है, ये क्या है, हैन है। तो ये हमको अल्टीमेटली ये क्या है, हमारा रिसोर्स है। ये अल्टीमेटली हमको क्या दे रहा है, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इससे एग लेंगे, मिल्क लेंगे, ये करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे। प्लस हम इसको क्या करते हैं, इससे हम इसको बेचते हैं, या फिर क्या होता है, मतलब जो भी ये एनिमल के प्रोडक्ट्स है, पनीर, एग, मिल्क, जो भी है, इसको हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इससे हम बड़ा अमाउंट हमारा मिल रहा है, हमको ले रहे हैं। तो हम इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमको प्रॉपरली मैनेजमेंट करना पड़ता है, इनकी टेक केयर करनी पड़ती है, का प्रॉपर फूड का मैनेजमेंट। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उनका प्रॉपर उनको शेल्टर मिले, मतलब उनकी प्रॉपर जगह हो रहने के लिए, ये सब हम का ध्यान रखते हैं। प्लस उनकी केयर करते हैं, मतलब उनको कुछ ना हो, अच्छे से रहे, उनका सब कुछ हमको टेक केयर करना पड़ता है। ठीक है, और दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है, तो हम क्या बोलते हैं,
हाँ, तो फूड शेल्टर एंड केयर करते हैं। और एंड व्हेन दिस डन ऑन द लार्ज स्केल, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंडरी। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंडरी। मतलब जैसे हमने प्लांट का केयर किया, प्लांट को क्रॉप किया, क्रॉप का प्रोडक्शन किया, सब कुछ उसके स्टेप्स को फॉलो करे ताकि हमको क्या मिला, अल्टीमेटली हमारा बेस्ट क्वालिटी का क्रॉप मिला। अब ये एनिमल के साथ भी हम क्या करते हैं, उसका फूड का ध्यान रखते हैं, उसके शेल्टर का ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। और जब ये सब चीजें हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंडरी। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंडरी। ओके, थैंक यू। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल सी विद चैप्टर नंबर 2।